मैं आपकी दोस्त और होस्ट आपका इस ब्यूटीफुल से सेशन में स्वागत करती है। तो आज के सेशन में हम एक बहुत हाई वेटेज के चैप्टर को कवर करने वाले हैं जो आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ही नहीं, आपके सीईटी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा वेटेज लेते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। तो हमने जैसे जनरल देखा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, वैसे मेल के अंदर के सेक्स ऑर्गन सब देखते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसमें भी होगा, यानी कि जो गैमेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग, क्या हाल चाल, सब ठीक? तो मैं आपकी दोस्त और होस्ट आपका इस ब्यूटीफुल से सेशन में स्वागत करती है। तो आज के सेशन में हम एक बहुत हाई वेटेज के चैप्टर को कवर करने वाले हैं जो आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ही नहीं, आपके सीईटी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा वेटेज लेते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। साथ में आपके लाइफ स्किल्स डेवलप करने के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आता ही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का ब्यूटीफुल सा टॉपिक विच इज़ रिप्रोडक्शन एंड लोअर एंड हायर एनिमल्स। तो ये टॉपिक पढ़ना हमें ज़रूरी है क्यों? तो हमारा जो दुनिया है वो दुनिया आगे बढ़ रहा है, हमारे ऑर्गेनिजम्स आगे बढ़ रहे हैं, वो एक सिंपल प्रोसेस की वजह से बढ़ते हैं, नन अदर देन योर रिप्रोडक्शन। तो ये चैप्टर अपने आप में ही जितना हाई वेटेज का है उतना ही इजी एंड कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को हम निकालते जाएंगे और समझते जाएंगे। सारे के सारे नोट जो है हैंड रिटन है और आपको जैसे ही ये टॉपिक ख़त्म होगा वैसे ही आपको टेलीग्राम पे नोट्स आ जाएगा। और साथ साथ में सिर्फ मेरे प्यारे 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 पूकीज़ के लिए मैंने प्रयास शीट ये लॉन्च किया है। नाउ मैम, व्हाट इज़ प्रयास शीट? तो अब आपने ये चैप्टर पढ़ा, यानी कि आपने वन शॉट अटेंड कर लिया, यानी कि आपका वो पूरा चैप्टर जो है वो कंठस्थ हो चुका है। तो अब मैं क्या करूं मैम? तो अब मैं प्रैक्टिस करूंगा। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो जो मैम ने प्रयास शीट दिया है बस उस शीट को सॉल्व कर लेना, जो कि आपके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी प्लेस कर दूंगी, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग थोड़ा सा हम एमवीसैट का बात कर ले। तो हमें ये पता रहना चाहिए कि व्हाट इज एमवीसैट। तो एमवीसैट इज मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। इस एमवीसैट के वजह से आप बहुत बड़ा स्कॉलरशिप जो है वो अटेंड कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आप ये टेस्ट ज़रूर दें, क्योंकि फ्री है यार। फ्री में कहाँ पे यहाँ पे चीज़ें मिलती है, बट वेदांतु में सब चीज़ें फ्री होने के बाद भी आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मेक श्योर आप एमवीसैट दे रहे हैं। आपके ऑफलाइन टेस्ट के जो डेट्स हैं वो होंगे 4th, 5th, 11th एंड 12th अक्टूबर। अगर रजिस्टर नहीं किया है, जो कि मुझे पता है मैक्सिमम लोगों ने कर लिया होगा, तो फटाफट जाके आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन कर लेना। एंड बाय द वे रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो फ्री, ठीक है। अच्छा, बाय द वे अब 26 से एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होने वाली है, एकलव्य टेस्ट सीरीज। तो वो टेस्ट सीरीज के थ्रू आप लोगों का जो पूरा प्रैक्टिस सेशन है ना वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल टर्न ले सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप वो टेस्ट सीरीज को एक बार गो थ्रू कर लो एंड डेफिनेटली ट्राई टू बाय इट, सो दैट आपका और प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा, है ना। तो चलो अब हम शुरू करते हैं इस सेशन को विथ अंडरस्टैंडिंग कि भैया रिप्रोडक्शन जी होते क्या है। तो रिप्रोडक्शन टर्म को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। पहला है री और दूसरा है प्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन, यानी कि फिर से, एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पे भैया जी प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम सेम ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब मैंने एनिमल्स का बात कर दिया, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा क्या? ना जी ना, यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होएगा ही नहीं। तो यहाँ पे होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि बच्चा जो है वो अपने मम्मी पापा से अलग दिखेगा, क्योंकि वेरिएशन आ चुका है, दो अलग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो अब इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? ये भले ही लाइव प्रोसेस नहीं है, अगर कोई रिप्रोडक्शन नहीं करेगा वो मर नहीं जाएगा, तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है रिप्रोडक्शन? तो अगर भैया जी तुमको अपना जनरेशन बढ़ाए रखना है ना, तो तुम्हें करना पड़ेगा रिप्रोडक्शन। जैसे सलमान भैया ने बोला कि हमें नहीं करना रिप्रोडक्शन, तो वो जो है लास्ट स्पीशीज बचे हैं यहाँ पे जो
एग्जिस्ट कर रहे हैं सलमान खान वाले जीन्स के साथ, ठीक है, लेकिन उसी जगह शाहरुख खान भैया को देख लो, 3 3 बच्चे हो गए उनके, तो उनका जो स्पीशीज है वो आगे रन होता जाएगा जनरेशन में। तो अगर आपको स्पीशीज को रन करवाना है तो उसका इंपॉर्टेंस लेता है आपका रिप्रोडक्शन, साथ में ये डार्विन के थियोरी में भी मेजर एक बोलते हैं ना पिलर तरीके से होता है रिप्रोडक्शन, क्योंकि जितना रिप्रोड्यूस करोगे उतना तुम्हारे मरने के चांसेस कम हो जाएंगे। कैसे कम होंगे? क्योंकि तुम्हारे पास नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, तो कभी तुम्हारा जो स्पीशीज़ है ना, जो तुम्हारा जीन्स है ना, वो ख़त्म नहीं होगा, है ना। तो अब शुरू करते हैं सारे टॉपिक्स को साथ साथ में। तो अब देखो, पहले देखते हैं कि ये रिप्रोडक्शन के इवेंट्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, मतलब किस तरीके से, किस स्टेप वाइज ये सारा रिप्रोडक्शन का इवेंट शुरू होता है ना। तो पहला होता है आपका गैमेटोजेनेसिस। अब आप शब्द में देख लो, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटो का मतलब होता है गैमेट्स। अब ये आपका मेल गैमेट्स भी हो सकता है, फीमेल गैमेट्स भी हो सकता है, और जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पे क्या बन रहा है भैया, तो यहाँ पे बन रहा है गैमेट्स, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। सही पकड़े हैं, तो यहाँ पे सही तरीके से हमने लिख दिया है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब इसमें भी ना 2 तरीके से फॉर्मेशन होता है, स्पर्म भैया का फॉर्मेशन और ओवम दीदी का फॉर्मेशन। अगर स्पर्म भैया जी फॉर्मेशन कर रहे हैं ना, तो वो होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होगा वो? स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल ऑर्गेनिज्म। और अगर आप oogenesis का बात करो, यानी कि हमारी अंडी देवी के बारे में अगर बात करें, तो वो करती है फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवा इन फीमेल। तो यहाँ से हमको समझ गया होगा कि भैया जी गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। अब देखते हैं इनसेमिनेशन। नाम में ही क्या लिखा है? इन, मतलब अंदर। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसफर करना है मेल गैमेट्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो हो गई ना बात इंसेमिनेट करने की बात, यानी कि मेरे पास मेल गैमेट्स ऑलरेडी थे, वो है मोटाइल, तो वो जाके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाके इंसेमिनेट कर देंगे। वही है आपका इंसेमिनेशन। कोई दुख, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो अब ना अपना थर्ड इवेंट जो है, मतलब जब गैमेटोजेनेसिस हो जाता है, जब इंसेमिनेशन हो जाता है, तब होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है भैया? फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। कौन से गैमेट्स? अरे तुम मेल गैमेट और फीमेल गैमेट भैया, जब वो बन जाते हैं ना गैमेटोजेनेसिस में, वो दोनों आके साथ में जुड़ जाते हैं और साथ में क्या करते हैं, वो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और बनाएंगे क्या? तो जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। मतलब एक मेल और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं, फ्यूजन करते हैं, तो वो बनाते हैं आपका जाइगोट। वो आगे आगे डेवलपमेंट करेगा, तो पता है क्या बनेगा? अभी क्यों बताऊं, आगे देखना, ठीक है। अब फोर्थ वाला जो इवेंट है भैया जी, वो है इनप्लांटेशन। इम्प्लांटेशन यानी कि कुछ तो प्लांट वंट करने वाले हैं भाई। जब मैं बोल रही आई एम प्लांटिंग द ट्री, इट मीन्स आई एम ट्राइंग टू प्लांट समथिंग, कुछ तो मैं बनाना चाह रही हूँ, वहाँ पे रखना चाह रही हूँ, है ना। तो इम्प्लांटेशन का मतलब और कुछ नहीं होता, ये सब नाम अलग रख दिया है। इट इज नथिंग बट अटैचमेंट, वही जो तुम्हें तुम्हारी बंदी से हो जाता है। सो अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेरिन एंडोमेट्रियम। मैडम जी यूटेरिन एंडोमेट्रियम, ब्लास्टोसिस्ट, ये सब क्या है? हमको तो है ही ना। तो ये यूटेरिन एंडोमेट्रियम क्या होता है? जो हमारा यूटेरस के अंदर का लेयर होता है ना, उसको ही हम पता है क्या कहते हैं? यूटेरिन एंडोमेट्रियम लेयर। यही तो टूट के पीरियड्स आता है, इसीलिए तो क्रैम्प्स होते हैं। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या है? अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट लिख तो दिया। याद है मैंने आपको कहा था कि मेल और फीमेल गैमेट मिले, साथ में जाइगोट बना, फिर एम्ब्रियो बना। तो वो जो आगे 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 स्टेज बनता जाता है ना, उसमें से जो एक हायर सेल का स्टेज है ना, वो ब्लास्टोसिस्ट होता है, ठीक है। तो जब एक अच्छा खासा सेल एक अटेंड कर लेता है ना, तब जाके वो अटैच होता है। उसके पहले तो इम्प्लांटेशन हो ही नहीं रहा है। ये चीज़ें और डिटेल में पढ़ोगे जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये देखो, ये तुम्हारा जाइगोट था, सिंगल सेल। अब ये है तुम्हारा 2 सेल स्टेज। अब 2 सेल स्टेज कैसे बना? वही सेल डिवीजन कर लेते हैं और 2 सेल स्टेज बना लेते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर से सेल डिवीजन कर लिया, बहुत मजा आ रहा है। उससे क्या बन गया? 4 सेल स्टेज बन गया। और वही 4 सेल स्टेज जो है, आगे जाके ब्लास्टोसिस्ट का स्टेज जो है वो अटेंड कर लेता है। समझे? क्या था? सिंगल सेल,
2 सेल, 4 सेल और आगे ऐसे डबल 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 होते होते ब्लास्टोसिस्ट का स्टेज बना लेगा। ठीक है, अब पांचवा जो इवेंट होता है हमारे रिप्रोडक्शन भैया के चैनल में वो है कि गेस्टेशन। अब गेस्टेशन क्या होता है, अब हमारे इम्प्लांटेशन हो गया भैया, अब होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे का 3 ट्राइमेस्टर में बटा हुआ। बस वही वो जो पूरा प्रेगनेंसी पीरियड है ना उसको ही आप कहेंगे गेस्टेशन पीरियड भैया जी। अब कितने टाइम का होता है, तो 9 महीना 10 दिन का होता है, यानी कि 280 डेज प्लस माइनस 10 कर लो, वही आपका गेस्टेशन पीरियड। अब बच्चा जो है ग्रो हो चुका, अब क्या करेंगे, तो अब हमको बेबी को बाहर निकालना, डिलीवरी करनी पड़ेगी बेबी की। तो अपना लास्ट इवेंट क्या हो गया, डिलीवरी ऑफ बेबी विच इज पार्चुरेशन। कितना इजी था, इसको आप गिफी गप के थ्रू याद रख सकते हो, सारे का इनिशियल मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, कि भैया सेक्स ऑर्गन्स बड़े इंपॉर्टेंट है इसके अंदर क्योंकि करना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बट क्या सेक्स ऑर्गन्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं जैसे प्लांट्स में करते थे, जैसे हम बोलते थे नेसेसरी वर्ल्स, एसेसरी वर्ल्स, इसमें कर सकते हैं क्या भैया जी? तो हाँ जी, आप ज़रूर कर सकते हैं। एक होगा आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जब भी तुम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन सुनो तुम्हारे दिमाग में ये फिट होना चाहिए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है कि ये सबसे पहले एकदम अनिवार्य इसेंशियल टाइप के ऑर्गन है जिसके बिना तो रिप्रोडक्शन होना ही नहीं है। और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं ये पूरे प्रोसेस को, वो कैटलाइज करते हैं, वो पुश करते हैं, वो साथीदार बन के चलते हैं हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के साथ, सो दैट वो आगे का सारा प्रोसेस कर पाए। कौन सा प्रोसेस कर पाए, तो रिप्रोडक्शन। वेरी गुड। तो अब देखो ये क्या है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैमेट प्रोडक्शन के, गैमेटोजेनेसिस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि स्पर्म को बनाना मेल के अंदर, एग या ओवा को बनाना फीमेल के अंदर, और प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स में भी हेल्प करते हैं। कौन से हार्मोन्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेल में टेस्टोस्टेरॉन, फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। ठीक है, तो हार्मोन भी बनाएंगे और आप लोगों के जो स्पर्म है वो भी बना देंगे। ठीक है, साथ में एग्जाम्पल क्या क्या है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल। ठीक है, सॉर्टेड। अब देखते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो मैडम जी आपने पहले ही बोल दिया था सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे भैया, वो करेंगे इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट। अब क्या करते हैं देखो, तो दे आर नॉट इन्वॉल्व इन गैमेटोजेनेसिस, डायरेक्टली इन्वॉल्व ही नहीं है। क्या करेंगे, स्पर्म तो कुछ बना ही नहीं रहे, तो अब करेंगे क्या, बट दे सपोर्ट रिप्रोडक्शन। मैंने क्या कहा था आपको, ये जो सेकेंडरी भैया जी होते हैं ना ये सिर्फ सपोर्ट करते हैं प्राइमरी भैया को। कैसे करते हैं, तो ट्रांसफर कर लेंगे गैमेट को। अब गैमेट बना के मैं क्या उखाड़ लूंगी, अगर मैं वो गैमेट को ट्रांसफर ही ना कर पाऊँ, मैं इंसेमिनेट ही ना कर पाऊँ, मैं पेनिस से बाहर ही ना निकाल पाऊँ, तो मतलब ही नहीं है ना। तो ट्रांसफ़र का हेल्प करते हैं, स्टोरेज का हेल्प करते हैं, और फीमेल में प्रेगनेंसी के लिए हेल्प करते हैं, है ना। तो अब एग्जाम्पल क्या क्या है, तो मेल में वास्ट डिफरेंस, एपिडाइडाइमिस और बहुत सारी चीज़ें, फीमेल में यूटेरस, ओविडक्ट और बहुत सारी चीज़ें। तो यही है आपके टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन्स विच इज़ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भैया जी। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे आप देखेंगे कि डिफरेंस क्या है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का मेल और फीमेल में। मैम आपने ना जनरली करवा दिया कि क्या होता है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, जिसको हमने गिफी कप से समझ भी लिया कि क्या है, गैमेटोजेनेसिस है, फिर इम्प्लांटेशन, इंसेमिनेशन, फलाना डिखाना सब कुछ देख लिया। बट क्या मेल और फीमेल में सेम होता है, होगा सेम। अगर उनका जेंडर, अगर उनका सेक्स ही अलग है तो उनके अंदर ये सेक्सुअल इवेंट्स जो है वो सेम होंगे ना जी ना, बिल्कुल नहीं। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं मेल में देखूं तो वो करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके पास स्पर्म है तो स्पर्म ही बनाएगा ना, और तो वो एग बना नहीं सकता, तो उसी को लिख दिया सीधा साधा बायोलॉजी के भाषा में स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब क्या है कि स्पर्म का प्रोडक्शन। ठीक है, तो अब ये होगा कब स्टार्ट, प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, मस्त 10-14 साल की कॉली उम्र में इन लोगों का स्टार्ट हो जाएगा स्पर्म बनना। और ये जब तक आदमी बूढ़ा नहीं हो जाता ना, ओ मैंने तार को छू लिया, ठीक है, जब तक आदमी बूढ़ा नहीं हो जाता ना तब तक वो बंदा स्पर्म प्रोड्यूस ही करते रहता है, करते ही रहता है, करते ही रहता है। अब बात करेंगे oogenesis के फीमेल में। फीमेल में एम्ब्रियोनिक लाइफ के पहले ही
उसी टाइम पे ना भाई इनका ऊंचने से स्टार्ट हो जाता है, बट ब्रेक लेता है वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे, ब्रेक लेता है और ब्रेक लेके चलता जाता है। फीमेल का थोड़ा नौटंकी रहता है, आई मीन वी फीमेल्स वी नीड सम अटेंशन, तो ये लोग वैसे करते हैं, ब्रेक कर करके सब काम करते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ स्टार्ट करते हैं इवन बिफोर बर्थ और स्टॉप हो जाते हैं मेनोपॉज पे। अब मेनोपॉज है क्या, नाम ही देखो ना, मेन ओ पॉज, क्योंकि ये भैया जी तो बुढ़ापे तक स्पर्म ही दिए जा रहे हैं, लेकिन ये दीदी को बुढ़ापे तक प्रेग्नेंट नहीं होना है, तो ये कह देती है मेन ओ पॉज, यानी कि यहाँ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस पे लग जाता है दी एंड और वो हो जाती है फ्री ऑफ पीरियड्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर के प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स देखते हैं। देखो इतना अच्छा पढ़ा लिया कि मेरे आंखों में आंसू आ गया, आई थिंक लाइट ज़्यादा है ना इसलिए, नेवर माइंड, ठीक है। तो हमने जैसे जनरल देखा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, वैसे मेल के अंदर के सेक्स ऑर्गन सब देखते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसमें भी होगा, यानी कि जो गैमेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा भैया जी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा जो सपोर्ट करेगा, जो स्टोर करेगा और जो प्रेगनेंसी के लिए हेल्प करने वाला है ना। एक दिमाग में बैठ गया भाई, अब तो सिर्फ नाम लिखने अपने को। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आएगा, टेस्टिस आएगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में दो मेजर चीज़ें की जाती है, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन। अब मेल में सेक्स हार्मोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन के वजह से मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, बियर्ड का उगना, हॉर्स वॉइस, एडम्स एप्पल, लंबा होना, फिर ज़्यादा हेयर आना, फेशियल हेयर आना, ये सब किसके वजह से हो रहा है भैया जी, टेस्टोस्टेरॉन की वजह से, है ना। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करेंगे, इसने मेन काम कर दिया, तो ये एसेसरी ग्लैंड्स होता है, यानी कि इम्पॉर्टेंट है भाई, मतलब सिक्रीशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरे ग्लैंड्स जो हो गए वो, फिर कॉपुलेटरी ऑर्गन, चल सब है तेरे पास, सब कुछ है, लेकिन तेरे पास ऑर्गन ही नहीं है, तो एग्जैक्टली आप इंसेमिनेशन कैसे करोगे, ट्रांसफर कैसे करोगे मेल गैमेट्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि पीनस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आ जाता है, ठीक है। अब एक एक करके हम जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाएंगे ना, एकदम भगवान कसम तुमको मज़ा आ जाएगा, पढ़ते रहो खाली। अब हम देखेंगे टेस्टिस, एक एक ऑर्गन को प्यार से उठाएंगे, टटोलेंगे, समझेंगे और फिर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हर कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम कमेंट भी करेंगे कि मैम ये टाइम पे जो आपने ये कॉन्सेप्ट बताया ना, आहा हा, एकदम मन तृप्त आनंद आ गया अपने को, ठीक है। तो अब ना सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ टेस्टिस को देखो। तो अपने ये टेस्टिस जो होता है ना, ये दो होते हैं। अब ये स्क्रोटम के बैग में होते हैं, स्क्रोटम बाहर होगा, ठीक है, और टेस्टिस और स्क्रोटम वो एक ऐसे ये रेड रेड कलर का थ्रेड दिख रहा है, तो उसके कनेक्शन से जॉइंट रहता है जिसको गुबरनैक्यूलम बोलते हैं। अब गुबरनैक्यूलम नहीं होगा तो कोई अटैचमेंट ही नहीं होगा उन दोनों में। चलो अब इसका लेंथ देखते हैं, तो कितना बड़ा होगा आपका टेस्टिस, तो 4 से 5 सेंटीमीटर बड़ा होता है आपका टेस्टिस। ले लो स्केल उठा के देख लो कितना होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर, उतना ही बड़ा होगा टेस्टिस, ठीक है। अब मोटाई यानी कि विड्थ कितना होता है, तो इट इज 2 to 3 सेंटीमीटर। मैंने लंबाई बोला और मैंने चौड़ाई बोला, ठीक है, चौड़ाई होता है 2 to 3 सेंटीमीटर। अब ये टेस्टिस होता कहाँ है, तो एब्डोमेन के बाहर, एब्डोमेन के बाहर। उसके लिए टर्म देखो कितना ब्यूटीफुल यूज किया है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, यानी कि आउटसाइड द एब्डोमेन। मैम लेकिन क्यों एब्डोमेन के बाहर, क्या जरूरत है, तो ये जो आपके टेस्टिस भैया है ना, इसको करना स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन, लेकिन हमारा बॉडी का टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल पे, तो ना स्पर्म ही नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा। इसके वजह से वो एब्डोमेन के बाहर रहते हैं, सो दैट टेम्परेचर रेगुलेटेड रहे, वो भी हैप्पी, हम भी हैप्पी, एकदम फुल हैप्पी हो जाए, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ मस्त बात बताती हूँ, 7th मंथ के दौरान, गेस्टेशन पीरियड के 7वें महीने में, प्रेगनेंसी के 7वें पीरियड में, टेस्टिस जो है ना वो स्क्रोटम से बाहर, स्क्रोटम के अंदर आता है, ठीक है। उसके पहले तो वो अंदर ही प्रेजेंट रहता है, मतलब बॉडी के अंदर, एब्डोमेन के अंदर टेस्टिस रहता है, स्क्रोटम में आया ही नहीं रहता। आएगा कैसे, तो इंग्विनल कैनल के थ्रू, और अगर नहीं आ पाया ना तो उसके वजह से एक कंडीशन राइज करती है जिसका नाम है क्रिप्टोर्किडिज्म। इसका मतलब ये
इनफर्टाइल होगा, स्टराइल होगा। ठीक है, समझ आया? अब कुछ एग्जांपल्स देख लो, ये तुम लोगों को बेसिक एमसीक्यूज करने में बहुत यूज आते हैं। अब जैसे इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस देख लो, यानी कि किसके, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर टेस्टिस है, बॉडी के अंदर, एब्डोमेन के अंदर टेस्टिस है। तो एलिफेंट हो गया, एक्वेटिक मैमल हो गया, वेल हो गया, डॉल्फिन हो गया, इन सब के बॉडी के अंदर, एब्डोमेन के अंदर टेस्टिस है। ठीक है, और एक एग्जांपल याद रखना, ये आ चुका है एमसीक्यू में इसलिए मैंने अलग से लिखा है, सीजनल ब्रीडर, यानी कि ये हर टाइम ब्रीडिंग नहीं करते, सिर्फ एक सीजन स्पेसिफिक आता है ना तभी ब्रीड करेगा। तो कौन सा एग्जाम्पल? बैट का एग्जाम्पल। ठीक है, अब आगे देखो। अब ना मैंने इसको और अच्छे से समझने के लिए और डिफाइन डायग्राम बनाया। अब आपको इसमें क्या चीज़ें एडेड दिख रही होंगी? डार्टोस मसल, क्रिमेस्टर मसल। अब ये क्रिमेस्टर मसल पता है कैसे बनता है? एक स्पर्मेटिक कॉर्ड के लिए जगह छोड़ देता है और क्रिमेस्टर मसल बन जाता है। क्रिमेस्टर मसल और डार्टोस मसल ये दोनों साथ में मिलके ना टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, यानी कि अगर टेम्परेचर बाहर का बहुत ठंडा रहा ना तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा पूरा स्क्रोटम, क्योंकि उसको बॉडी के पास आना है सो दैट टेम्परेचर रेगुलेटेड रहे। और जैसे ही टेम्परेचर बाहर का हॉट है तो वो क्या करेगा? अपने बॉडी से दूर चला जाएगा कि भाई दूर रहता हो, ऑलरेडी इतनी गर्मी है, ये भी गर्म है, फुल गर्मी हो जाएगी, तो रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, तो अब ये करते क्या क्रिमेस्टर और डार्टोस मसल? तो ये मेंटेन करते हैं ऑप्टिमम बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, सॉर्टेड। कुछ इसमें दिक्कत है, इसमें सिर्फ क्रिमेस्टर मसल और डार्टोस मसल मैंने ऐड किया। वाइट वाइट वाला आपका गुबरनैक्युलम है जो कि हेल्प करता है कनेक्शन में। 7वें मंथ में टेस्टिस भैया आते हैं स्क्रोटम के अंदर, नहीं आए तो क्या होएगा? आदमी होएगा स्टराइल, बाप नहीं बन पाएगा। बुझे? समझे कि नहीं? अब ना मैंने क्या किया पता है? तुमको थोड़ा दर्द होगा, बट मैंने टेस्टिस उठाया, उसको लेफ्ट बीच में से काट दिया। उसको ही हम लोग पता है क्या बोलते हैं? लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। क्या बोलते हैं भैया? लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। तुम समझे क्या हुआ? ये तुम्हारा टेस्टिस है, इसको मैंने काट दिया बीच में से, तो कैसा दिखेगा? तो ऐसा दिखेगा। देखो क्या क्या सीन है। अब ये जो अंदर का लेयर दिख रहा है ना तुम लोगों को, ये अंदर का लेयर, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। बाहर का लेयर दिख रहा है बाहर का, उसको बोलते हैं ट्यूनिका वजाइनाइलिस। अब ना तुमको ये छोटे छोटे लोब्स दिख रहे होंगे, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब ये दिख रहा है, ये मोटा सा, इसको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। फिर ये लाइन दिख रहा है, ये है ट्यूबुलाई रेक्टाई। फिर उसके बाद में ये रेटे टेस्टिस, ये है वासा इफ्रेंशिया, एपिडाइडाइमिस एंड वास डिफरेंस। अब एपिडाइडाइमिस के भी 3 पार्ट होते हैं भैया, ऊपर को बोलते हैं कैपोट, बीच को बोलते हैं कॉर्पस और नीचे को बोलते हैं कॉडा। ठीक है, अब ये क्यों हमने सीखा, क्या जरूरत पड़ी हमको? तो ये हमने इसलिए सीखा ना क्योंकि स्पर्म का पाथवे आ जाए। अब ना मेरे साथ डायग्राम देखना, जैसे मेरे साथ डायग्राम देखोगे ना, नेक्स्ट पीछे के स्लाइड का जो स्पर्म पाथवे ना एकदम मजे से समझ जाएगा। ठीक है, एकदम मजेदार तरीके से समझ आएगा। चलो ध्यान देते हैं। तो मैंने क्या बोला? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ना, ये जर्माइनल एपिथेलियल टिश्यू के लेयर से बना हुआ होता है, यानी कि स्पर्म को जर्मिनेट करने का काम कौन करेगा? तो आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया करेगा। ठीक है, वहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्टार्ट होगा स्पर्म का प्रोडक्शन, फिर वो ट्रैवल करेगा ट्यूबुलाई रेक्टाई, फिर वो रेटे टेस्टिस में जाएगा। रेटे टेस्ट, मेरा हाथ देखना, वासा इफ्रेंशिया के थ्रू एपिडाइडाइमिस में जाएगा। तुमको एपिडाइडाइमिस का स्ट्रक्चर समझ रहा है? ये देखो, ये है आपका एपिडाइडाइमिस और ये है आपका टेस्टिस। तो मैं यहाँ से एपिडाइडाइमिस में गई। ठीक है, यहाँ से मैं गई एपिडाइडाइमिस में। अब मैं जाऊँगी कैपोट, कॉर्पस, कॉडा, वास डिफरेंस, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, मतलब पहले मैं सारे इजैकुलेटरी डक्ट में जाऊँगी, सारा सिक्रीशंस ले लूँगी और यूरिनोजेनाइटल डक्ट के थ्रू मैं एज ए इजैकुलेशन के थ्रू बाहर चली जाऊँगी। हो गया मेरा स्पर्म का पाथवे। एक लास्ट बार रिपीट करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, साथ में ब्रीफ क्वेश्चन भी है। जर्माइनल एपिथेलियल, हाथ देखना मेरा, जर्माइनल एपिथेलियम, सेमाइनल वेसिकल, ट्यूबुलाई रेक्टाई, रेटे टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, एपिडाइडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। खत्म। अब देखो स्पर्म का पाथवे कितना इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए। देख, तू सिर्फ टेस्टिस पढ़ने आया था, लेकिन अब तूने एक ऐसा पाथवे लर्न किया ना जिससे तू सीईटी तो छोड़ भाई, तू तो नीट के भी एमसीक्यू सॉल्व कर लेगा। देखा, इसलिए अटेंशन देना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब देखो मैंने क्या बोलता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वो जो ऐसा गोला प्रकार था, फिर ट्यूबुलाई रेक्टाई ऐसे लाइन जो था, फिर रेटे टेस्टिस जो पतला सा लाइन था, फिर वासा इफ्रेंशिया
ये जो लाइन है, फिर एपिडाइडाइमिस, फिर वास डिफरेंस, फिर बाहर आ गया भाई। अब तो फुल इजैकुलेटरी डक्ट में जाके सारे इजैकुलेशन लेगा और यूरिनोजेनाइटल डक्ट से ले बाहर। अब ये जो वासा एफरेंशिया तक है ना, ये ये इंट्रा टेस्टिकुलर सिस्टम है, ठीक है। और ये जो बाहर वाला है ना, एपिडाइडाइमिस और वास डिफरेंस, ये टेस्टिस के बाहर चला गया, ठीक है। आप इसमें देख लो ना, ये टेस्टिस के बाहर का एरिया हो गया। ये देखो, ये पूरा टेस्टिस के बाहर का एरिया यहाँ से, और ये सारा टेस्टिस के अंदर। तो इन इतने एरिया तक को हम कहेंगे इंट्रा टेस्टिकुलर, और इतनों को कहेंगे हम आउटर, या आउटर मेम्ब्रेन वाला, राइट। अब बढ़ते आगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ऊपर। इतना नाम लिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, ऐसा स्पेशल क्या है कि हमें इसके बारे में इतना ध्यान से पढ़ना पड़ रहा है ना, देखना पड़ेगा। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। ये ऊपर रेड कलर के सेल्स दिख रहे हैं, ये है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया मतलब मम्मी ऑफ स्पर्म सेल्स, यानी कि जर्माइनल एपिथेलियम टिश्यूज है इसके अंदर, यानी कि क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, ठीक है। और बीच में ये ऑरेंज कलर के ऐसे ठेंगे दिख रहे हैं, ये है आपके सर्टोली सेल्स। क्या है आपके सर्टोली सेल्स, यानी कि नर्व सेल, इसका तीसरा नाम है सस्टेंटैक्युलर। अगर मैं नर्व सेल बोल रही हूँ, अब बच्चा हो गया तो उसको केयर भी तो करना पड़ेगा, उसको खाना भी तो खिलाना पड़ेगा, उसको एकदम आराम से रखना भी तो पड़ेगा, तो उसके लिए नर्व सेल होती है, ठीक है। क्या करेगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, जो अभी अभी स्पर्म्स बन रहा है, फिर इनहिबिन प्रोटीन देगी। अब मुझे क्या जरूरत है रे इनहिबिट करने की कुछ भी, तो देखो क्या जरूरत है, तो ये एफएसएच को इनहिबिट करता है, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर नर्व सेल नहीं रहा तो ये लोग फॉलिकल स्टिमुलेट करेंगे, और उनमें और हम में क्या ही फर्क रह जाएगा फिर, है ना। फिर एबीपी यानी कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को भी ये लोग सिक्रीट करते हैं, सर्टोली सेल्स जो है वो सिक्रीट करते हैं। अब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या है मैम, ये तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन जो है ना ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, तो उसको बाइंड करने का काम भी ये लोग करते हैं, तो वो वाले हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। दूसरा एमआईएफ यानी कि मुलेरिन इनहिबिटिंग फैक्टर। अब मुलेरिन इनहिबिटिंग फैक्टर क्या होता है मैम, तो अब देखो मुलेरिन इनहिबिटिंग, अगर मुलेरिन को मैंने इनहिबिट नहीं किया तो ये जो आदमी होगा ना वो औरत के कैरेक्टर्स दिखाएगा, ठीक है। तो मैम ऐसा कौन सा फिर हार्मोन है जिसकी वजह से मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, तो वुल्फियन, ठीक है। तो जो आपका मुल्फियन हार्मोन होता है ना, वुल्फियन हार्मोन, उसकी वजह से मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं। मतलब तुम समझ रहे हो, तुम कितना भी खुद को बचाओ, कैसे ना कैसे करके तुम औरत बन सकते हो। इसके लिए इतना सब कुछ अपने को टेंशन लेना पड़ता है मेल्स के अंदर, ठीक है। दूसरा ये पिंक पिंक में दिख रहा है, ये लेडिक सेल्स है। अब लेडिक सेल्स यानी कि इंटरस्टिशियल सेल्स, अब जो एंड्रोजन बाहर जा रहा है ना वो इसको फिर से अंदर भेजता है, बोलता है अरे भैया बाहर नहीं जाओ, अंदर जाओ, काम है तुम्हारा, नहीं तो यहाँ पे सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, फील्डिंग सेट हो जाएगी, ठीक है। वुल्फियन डक्ट का मैंने ऑलरेडी बता दिया, डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मुलेरिन रहा तो एकदम मौगियाई बन जाएगा, लड़की बन जाएगा वो, ठीक है। आगे देखो, अब ना मैंने क्या किया है, मैंने इस पूरे यू कैन से पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्रंट व्यू ला दिया है, सो दैट आपको टेस्टिस भी दिखे, आपको पूरा स्ट्रक्चर भी दिखे। अब ऊपर का, अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना इसको मैं 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरेथ्रा में डिवाइड कर सकती हूँ। ऊपर वाला एरिया इज प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जी, बीच वाला जो यूरेथ्रा है उसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और ये नीचे दिख रहा है बड़ा सा, इसको पता है हम लोग क्या कहेंगे, पेनाइल यूरेथ्रा। क्या कहेंगे, पेनाइल यूरेथ्रा, क्योंकि ये पीनस से एसोसिएटेड है। ऊपर वाला प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड है, और बीच वाला जो है वो मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है। तो जैसा नाम वैसा काम। अब आपको यहाँ पे एक च्युइंगम जैसा शेप में कुछ दिख रहा होगा, ये आपका सेमाइनल वेसिकल। फिर ये आपको दिख रहा है इजैकुलेटरी डक्ट, जिसके बारे में मैंने बात किया था, तो ये हो गया आपका इजैकुलेटरी डक्ट। ये दिख रहा है आप लोगों को छोटा छोटा सा आलमंड शेप का, वो है आप लोगों का बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है ना लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, बड़ा मस्त ग्लैंड है। अब ये आपका वास डिफरेंस, और ये आपका पीनस, ये जो है आपका यूरिनोजेनिटल डक्ट जिसको ऑरिफाइस भी कहते हैं, और ये है स्क्रोटम। मैम एक ही साइड होता है क्या, नहीं, तो दोनों पीनस के साइड, ईदर साइड इट इज प्रेजेंट, ठीक है। ये एपिडाइडाइमिस, और यहाँ पे है आपका टेस्टिस। तो अभी होगा कैसे, हमारा ट्यूनिका एल्बुजिनिया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुला इरेक्टा, रेटेड टेस्टिस, फिर वासा एफरेंशिया, एपिडाइडाइमिस, वास डिफरेंस, फिर ये देखो एपिडाइडाइमिस, वास डिफरेंस, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, फिर सारे सिक्रीशंस और बाहर। इजी,
कुछ नहीं था इसमें, चिंदी था, ठीक है, इतना समझ गया हमको। तो अब ना हम लोग मेल के एसेसरी ग्लैंड्स देख लेते हैं। हम लोगों ने ना नेसेसरी ग्लैंड्स तो देख लिया, अब एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं। तो हमने देखा कि दोनों साइड सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट होता है, वो जो मैंने बोला च्युइंगम जैसा होता है वही। तो सेमाइनल वेसिकल साइड में, दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये, मैं बार बार बोल रही थी ना, स्पर्म आके इजैकुलेटरी डक्ट में बैठता है, क्या जरूरत है उसकी। तो 60 से 70% सेमाइनल फ्लूइड यानी कि सीमेन में कंट्रीब्यूशन जो है ना सेमाइनल वेसिकल का होता है, 60 से 70%। इट्स ह्यूज, मतलब मेजॉरिटी तो इसने ले लिया। अब ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि फ्रुक्टोज भी देगा और आइनोसिटॉल भी देगा। अब बच्चा आ गया तो उसको शुगर रिलीज करना पड़ेगा, यानी कि एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, है ना। तो फ्रुक्टोज और आइनोसिटॉल रिलीज कर देता है ये भैया जी। अब ये जो फिब्रिनोजेन है ये क्लॉटिंग प्रोटीन होता है। अब क्लॉट करने का क्या ज़रूरत है, अगर मैंने क्लॉट नहीं किया तो मेरे सारे प्रोटीन्स जो है डिसोरिएंटेड हो जाएंगे। इसकी वजह से मैंने फिब्रिनोजेन भी रिलीज करवाया, किससे, तो अपने सेमाइनल वेसिकल भैया से। तो ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि क्लॉट करता है उसी सेमाइनल फ्लूइड को, ठीक है। और लास्ट में प्रोस्टाग्लैंडिन, वो भी सिक्रीट करने का काम कौन करता है, आपका सेमाइनल वेसिकल। अब देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। ये प्रोस्टेट ग्लैंड इस डायग्राम में दिख रहा है तुम लोगों को, ये वाला, ये है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। किरमाड़ा नहीं दिख रहा, ये एक ही प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि ब्लेडर के पीछे होता है। अब इमेजिन करिए ये ब्लेडर है, ये मेरा जो हाथ में ऐसे ऐसे से मूव कर रही हूँ ना, ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये बेस होता है ब्लैडर का, और 20 to 30% कंट्रीब्यूशन देता है सीमेन में। ये 60 से 70, तो ये 20 to 30% सिक्रेशन देता है। अब ये अल्कलाइन होता है नेचर में। अल्कलाइन क्यों होता है नेचर में, तो अब देखो यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो है ना, वहाँ से यूरिन जाएगा, यानी कि उसका जो पीएच है ना वो एसिडिक होता है। अब स्पर्म भी अगर उसी पाथवे में चला गया तो स्पर्म तो मर जाएगा, उसको एसिडिक पीएच चलता नहीं है। तो इसके वजह से उस पूरे के पूरे सीमेन के अंदर ना वो अल्कलिनिटी फैला देता है, सो दैट वो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाए और स्पर्म आराम से अपना पाथ जो है वो फॉलो कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पे फिब्रिनोजेन था, यहाँ पे फिब्रिनोलाइसिन आ जाता है, यानी कि वो जो फिब्रिनोजेन बाइंडिंग प्रोटीन था ना, उसको ये तोड़ने का काम करता है। लाइसिन मतलब ब्रेकेज, तो उसको तोड़ने के लिए आ जाता है ये, ठीक है। अब थर्ड देखो काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड वो जो छोटू सा रहता है उसके बारे में बात करें, ये भी 2 प्रेजेंट होता है। मैंने यहाँ पे दिखा था ना आपको एलमंड शेप का या पी साइज का, ये दिख रहा है, ये होता है आपका बल्बोयूरेट्रल ग्लैंड, यानी कि या फिर आप काउपर्स ग्लैंड भी बोल सकते हैं। 2 प्रेजेंट होता है ईदर साइड में। अल्कलाइन ऑब्वियसली इसका भी वही काम होता है कि अल्कलिनिटी फैलाए, दूसरा ल्यूब्रिकेशन रखे, कि भाई ल्यूब रहे वहाँ पे प्रेजेंट, कि कुछ दिक्कत परेशानी नहीं आए। और पी साइज ग्लैंड है, मतलब छोटू सा ग्लैंड है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ल्यूब्रिकेशन ही नहीं रहेगा तो पीनस जो है ना वो इंसर्ट नहीं कर पाएगा वजाइना के अंदर, और बाकी सारे प्रोसेस ऐसे थप के थप रह जाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था। अब ना इतना सेमाइनल प्लाज्मा करके हाइप किया है, क्या सेमाइनल प्लाज्मा भैया, तो सेमाइनल प्लाज्मा का मतलब होता है सीमेन। अब सीमेन जो है ना इजैकुलेशन के बाद बाहर आता है, तो आप लोगों को स्पर्म का पाथवे पता है, अब यूरिनोजेनाइटल डक्ट के थ्रू बाहर आया। एक और चीज, मेल में यूरिनोजेनाइटल डक्ट और जो सीमेन सिक्रीशन का पाथ है सेम होता है, यानी कि यूरिनेशन इजैकुलेशन सेम ऑरिफाइस से बाहर आएंगे, विच इज योर यूरिनोजेनाइटल डक्ट। फीमेल में ऐसा नहीं होता, बहुत नाटक करते हैं वो लोग भाई। तो कितना 1 ml में कितना रहता है, तो 20 मिलियन तक अप्रोक्सीमेटली स्पर्म्स होते हैं। और अगर 20 मिलियन से कम है तो उस बंदे को एक कंडीशन है जिसका नाम है ओलिगोस्पर्मिया, यानी कि लो स्पर्म काउंट, स्पर्म का काउंट ही कम है। और देखो पर इजैकुलेशन कितना रहता है, तो 2.5 से 3 ml। अभी कुछ कुछ न्यू टेक्स्ट बुक में लिखा है 2.5 से 4 ml, ठीक है। तो अब उस हिसाब से तुम कैलकुलेट कर लो पर ml कितना रहता है, तो अगर 2 है तो मतलब 20 का 40 हो जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम ऐसा बोलते हैं ना कि अगर विथड्रॉल मेथड किया भी, हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आगे पढ़ेंगे, विथड्रॉल मेथड किया भी तो क्या ही होगा,
तो प्री इजैकुलेशन जो होता है ना उसके अंदर भी थोड़े मोड़े स्पर्म्स रह सकते हैं। तो पर इजैकुलेशन इतने सारे स्पर्म्स हैं, लेकिन अगर स्पर्म्स नहीं आ रहे तो ये खुशी की बात नहीं है, ये दिक्कत की बात है, दुख की बात है, क्योंकि उसको होगा ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगो जो है ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टर्म भी है केमिस्ट्री में, ओलिगोसैकेराइड सुना है ना, ये लो स्पर्म काउंट वाला बंदा होता है, यानी कि ये स्टेराइल होता है या डिफिकल्टी होती है इसको कंसीव करने में। ठीक है, अब देखिए आप पेनिस। अब पेनिस क्या है, तो याद है हम लोगों ने उधर पढ़ा था सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में, तो ये वही है एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि कॉपुलेटरी ऑर्गन। ये जो भैया जी है ये जाएंगे फीमेल के वजाइना में, और हमारा जो पूरा मेहनत था स्पर्म पाथवे का वो पूरा का पूरा सफल और सक्सेसफुल करके आएंगे। ठीक है, तो इट इज़ अ कॉपुलेटरी ऑर्गन, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है और इसके अंदर स्पॉन्जी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट है, मैं कैसे मानूँ, तो सपोज ये पीनस है, फॉर एग्जांपल ये पीनस है और मैंने ना पीनस को कट कर दिया, तो ये कैसा दिखेगा, तो ये ऐसा दिखने वाला है। ठीक है, अब देखो क्या क्या है, दो ये दिख रहा है 1 2, तो ये इसका नाम है कॉर्पस कैवर्नोसा। क्या नाम है इसका, कॉर्पस कैवर्नोसा। ये बीच में ना छोटा सा होल होता है यूरिन निकलने के लिए, जिसका नाम क्या है, यूरेथ्रा। और नीचे वाला जो लेयर दिख रहा है वो है कॉर्पस स्पॉन्जियोजम, और ये पूरा का पूरा स्पॉन्जी टिश्यू से बना होता है। ठीक है, अब इसका, अब तुमने ऑब्जर्व किया होगा जो पीनस है ना उसका टिप थोड़ा सा ऐसे एनलार्ज रहता है, और वही एनलार्ज वाले पॉइंट को हम कहते हैं ग्लैंस पेनिस। ठीक है, अब ये उसके पीछे ना स्किन भी प्रेजेंट होती है, तो वो स्किन जो होती है ना रिट्रैक्टेबल स्किन होती है, यानी कि तुम पीछे लेके आ सकते हो, आगे जा सकता है वो। ठीक है, उसको ही हम लोग कहते हैं फोर स्किन यानी कि प्रोप्यूस। अब एक आपको मस्त बात बताती हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा रिलीजन्स में और काफ़ी ज़्यादा बिलीव्स में वो जो फोर स्किन है ना उसको रिमूव किया जाता है, उसको कैस्ट्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली फोर स्किन को सर्जिकल मेथड से रिमूव कर दिया मैंने, तो उससे कोई दिक्कत होगा क्या मैम, नहीं, उल्टा हाइजीन मेंटेन करना बिकम्स ईजी। ठीक है, अब ये परपेचुअल ग्लैंड और ग्लैंड ऑफ टाइसन भी हम इसको कह सकते हैं, यानी कि फोर स्किन और प्रोप्यूस जो है उसके ऊपर कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है ना, उसके इतने सारे नाम भी रख दिए हमने, यानी कि प्रिप्यूचल ग्लैंड एंड ग्लैंड ऑफ टाइसन, और इसको स्मेग्मा भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, बिल्कुल परेशानी नहीं है। चलो मैम आगे चलते हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, बट उसके पहले थोड़ा एक पानी ब्रेक ले ले, छोटू सा, फटाफट से पानी ब्रेक ले लेते हैं। तुम लोग भी मेरे साथ पानी ब्रेक ले लो, बिकॉज वी शुड बी हाइड्रेटेड यू नो। फिर मस्त फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब बहुत ब्यूटीफुल से चैप्टर हम खत्म करेंगे, और मैं ट्राई करूँगी जितना जल्दी चैप्टर रैप अप हो जाए, इसलिए तो मैं लिख के लाई तुम्हारे लिए। मुझे पता है ये चैप्टर मैं बह जाती हूँ लिखते लिखते, है ना, इसलिए मैं पहले लिखी। ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स लगा है मुझे इतना खूबसूरत बनाने के लिए। उस जगह मैं तुम्हारा वीडियो भी शूट कर सकती थी, बट ठीक है, मुझे वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना। आई नो तुम्हारे पास टाइम नहीं, और तुम्हारा टाइम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। चलो, तो अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। 1 मिनट के लिए चश्मा पहनने दो, कब से बोर्ड पे लिख रही थी ना, तो आंखों में ऐसे दर्द हो रहा है, फुल आंसू आ रहा है। आई एम रेडी। ओके, तो अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसमें है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेम टू सेम वैसी ही बात। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि इम्पॉर्टेंट, जो कि गैमेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा, और हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है जो कि स्टोरेज में, ट्रांसपोर्ट में, ये सब चीज़, और प्रेगनेंसी में बेसिकली हेल्प करता है ना। तो पहले हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखते हैं। तो 2 ओवरीज प्रेजेंट है, बस वही लिखना है। तो वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में मेजर काम किसका होता है, एक्चुअली ऑर्गन ही कौन सा प्रेजेंट होता है, तो ओवरी। ओवरी क्या करेगा, oogenesis करेगा और स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स को सिक्रीट करेगा, रिलीज करेगा। कौन से हार्मोन, तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। कौन से हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, यानी कि ये डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रहा है। पहला है फीमेल एसेसरी डक्ट।
क्या है? पहला फीमेल एसेसरी डक्ट, दूसरा है एसेसरी ग्लैंड, तीसरा है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। अब मैं फीमेल एसेसरी डक्ट के बारे में बात करूं तो इट इज ओविडक्ट, यूटेरस एंड वजाइना। ठीक है, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब सेम थिंग होता है, बस नाम अलग अलग है। फिर यूटेरस जहाँ पे पूरा का पूरा बेबी जो है वो ग्रो करेगा, अलग अलग नाम भी देखेंगे हम इसका। और वजाइना यानी कि जहाँ पे पीनस जो है वो आता है और स्पर्म को सिक्रीट करता है। अब एसेसरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, ब्लात, तो उसमें आता है बार्थुलिन ग्लैंड। अब जैसे अपने पास मेल भैया के पास काउपर्स ग्लैंड था, वैसे फीमेल दीदी के पास बार्थुलिन ग्लैंड होता है, वही लुब्रिकेशन वाला फंक्शन होगा इसका। और मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड यानी कि ब्रेस्ट, जिसके अंदर से मिल्क जो है वो रिलीज होता है। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या आ जाएगा? वल्वा आ जाएगा। अब कुछ नहीं, हमको यही एक 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 करके ऑर्गन्स डिटेल में पढ़ते जाना है। आई होप यहाँ तक समझ रहे हो। उसके पहले एक बार ये डायग्राम देख ले। तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये जो पूरा है आपको ना, ये यूटेरस दिख रहा होगा, यूटेरस कह लो, हिस्टेरा कह लो, वूम कह लो, तीनों नाम है इसका। ठीक है, अब मैं ये नाम तीनों बार क्यों बताती हूँ? क्योंकि मेडिकल टर्म्स में जब तुम कुछ सर्जरी करने जाते हो ना, तो वूमटॉमी नहीं बोलते हैं, हिस्टेरेक्टॉमी बोलते हैं। तो तुम लोग कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, पढ़े लिखे हो ना 12वीं तक, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई भी ये टर्म बोल रहा है तो इसका मीनिंग क्या होता है ना। तो अब देखो, ऊपर वाले एरिया को बोला जाता है फंडस, बीच वाले को कॉर्पस, नीचे वाले को सर्विक्स। ठीक है, और सबसे नीचे क्या है आपका? वजाइना। वेरी गुड। अब उसके बाद में दोनों साइड में ऐसा आपको ओविडक्ट प्रेजेंट होता है जो कि ओवरीज को होल्ड करके रखता है। ओविडक्ट, अब जैसे मेरे फिंगर्स है वैसे फिम्ब्रिये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये ओविडक्ट में भी ना 3 पार्ट होता है। सबसे पहला इनफंडिबुलम, जो कि सबसे पास किसके है? ओवरी के पास। बीच में थोड़ा मोटू सा एरिया होता है, उसको हम कहते हैं एम्प्यूला। और लास्ट में जो कि यूटेरस के सबसे क्लोज है उसको हम कहते हैं इस्थमस। ठीक है, तो इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, ये आपका फिम्ब्रिय हो गया। अब तुम लोगों को पता है कि ओवरी में जैसे जैसे हमारे एग्स जो है वो मैच्योर हो जाते हैं, तो वो अपने, अब इमेजिन करो कि ये मेरा ओवरी है और इसके ओवरी के अंदर में मेरे एग्स जो है वो मैच्योर हो गए हैं, वो इसके थ्रू अंदर जाने वाले हैं। बट अगर मेरे हाथ में छेद ही नहीं होगा तो ये एग भैया जी कहाँ से जाएंगे? जा ही नहीं पाएंगे। तो इसके वजह से ना इसके अंदर एक छेद होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओस्टियम। तो इसके थ्रू हमारा जो मैच्योर एग है वो जाता है और वेट करता है एम्प्यूला में, जो कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। ये देखो, टुडुक वेट किया, एम्पुला में वेट किया, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन हो गया, और सारा फर्टिलाइजेशन होने के बाद में हमारे वुम्ब में जाके वो डेवलप होने लग जाता है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कह दिया? यूटेरस, ये सर्विक्स, ये वजाइना। इजी, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहीं के यहीं याद हो गया, कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं है ना। अब हम ओवरी देखेंगे। इतना ओवरी ओवरी कर रहे, ओवरी में चल क्या रहा है वो तो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ध्यान देना, ये दिख रहा है ये डॉट डॉट, ये डॉट डॉट पता है क्या है? ये है प्राइमरी फॉलिकल। दूसरा ये दिख रहा है, ये है सेकेंडरी फॉलिकल। तीसरा दिख रहा है, ये है टर्शरी फॉलिकल। फिर आपका फोर्थ जो है वो है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। फिर उसके बाद 14th डे पे हो जाता है ओव्यूलेशन। ये कब समझेगा? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। और ये उसके बाद में बनता है कॉर्पस लूटियम, और लास्ट में बनता है कॉर्पस एल्बिकन्स, और उसके बाद में प्रोसेस स्टार्ट होते जाता है फिर से। ठीक है, क्या हुआ? पहले प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ओव्यूलेशन, कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस एल्बिकन्स, और हमारी स्टोरी फिनिश। ठीक है, और फिर से ये प्रोसेस चलता जाता है, इसीलिए तो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल लाइन नहीं बोलते, साइकिल बोलते, कि मूव होता रहता है कंटिन्यूसली। ठीक है, अब ये खाली जगह दिख रही है जहाँ पे कुछ प्रेजेंट नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स। ठीक है, बाकी सबका तो नेम हमने आपको बता ही दिया है। अब ये कैसे शेप में होता है? बादाम के शेप में प्रेजेंट होता है। कैसे शेप में प्रेजेंट होता है? तो एलमंड शेप्ड होते हैं। ठीक है, और ये कनेक्टेड होते हैं पेल्विस में वाया लिगामेंट। पेल्विस में कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन किसके थ्रू? तो लिगामेंट के थ्रू। ठीक है, अब इसका लेंथ कितना होता है? तो स्केल निकालो, स्केल में 2 से 4 सेंटीमीटर जितना आएगा ना, उतना ही आपके ओवरी का लेंथ होता है। ठीक है, और ये कवर्ड होता है एपिथेलियम लेयर से, मतलब ये पूरा का पूरा ओवरी जो है ना एपिथेलियम लेयर से कवर्ड होगा, और यही चीज़ दोनों साइड चलेगी, बट अल्टरनेट वेज में। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लेफ्ट साइड का ओवरी है, तो अगर ये सितंबर में मैच्योर कर रहा है तो अक्टूबर में राइट साइड को ओवरी करेगा। ठीक है, तो अल्टरनेट वेज में यहाँ पे इनका
मेच्योरेशन आता है। अब फेलोपियन ट्यूब देखते हैं, जो मैंने आपको अपना हाथ का इशारा बताया। फेलोपियन ट्यूब बड़ा बड़ा सा आदमी है, वो होता है 10 से 12 सेंटीमीटर का भैया। कितना बड़ा? 10 से 12 सेंटीमीटर। अब उसके अंदर में कुछ एरियाज होते हैं। पहला होता है इस्थमस, एम्प्यूला, इनफंडिबुलम। ठीक है, इनफंडिबुलम जो है इट रिसीव्स ओवा फ्रॉम ओवरी, यानी कि जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये इस्थमस हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद में ये एम्प्यूला हो गया और लास्ट में आपका इनफंडिबुलम हो गया। ठीक है, अब ध्यान देते जाना, मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, अब देखो रिसीव्स ओवा फ्रॉम ओवरी, यानी कि ये फर्स्ट क्या है, इनफंडिबुलम, ये मोटा एरिया है, ये एम्प्यूला, और थर्ड वाला क्या है, इस्थमस, यानी कि जो ये यूटेरस से खुद को ज्वाइन करवाता है ना। इसके बाद ही तो यूटेरस स्टार्ट होता है भैया। सही बात है कि नहीं? सही पकड़े कि नहीं, है ना। अब आगे देखो, अब मैं यूटेरस यानी कि हिस्टेरा यानी कि वूम के बारे में बात करूंगी। ये एक इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। पियर खाया कभी, नाशपाती, वैसे शेप का। अगर मैंने पियर को उल्टा कर दिया तो पता है कैसे दिखेगा? आपके हिस्टेरा यानी कि यूटेरस यानी कि वूम की तरह। ठीक है, अब ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, देखो ना तुम, तो ये कैसा, वैसे ही स्ट्रक्चर है ना। कोई दिक्कत परेशानी? प्लीज नीचे का मत मिटना भाई, बहुत मेहनत लगी है। ठीक है, अब आप लोगों को ये ग्रीन लेयर दिख रहा है, ये ना एकदम थिन लेयर होता है, और इस थिन लेयर का नाम होता है पेरीमेट्रियम मेम्ब्रेन। थिनेस्ट लेयर प्रेजेंट होता है ये वूम के अंदर। उसके बाद में ना आप लोगों को रेड कलर का लेयर दिख रहा होगा, मिडल लेयर। मिडल लेयर को हम लोग बायोलॉजी में मायो के प्रीफिक्स से यूज करते हैं। ठीक है, तो मायोमेट्रियम, तो स्मूथ मसल, स्मूथ का स्पेलिंग तो एकदम भारी लिखा है मैंने, तो ये स्मूथ मसल होता है, और ये सिंगल यूनिट होता है, मतलब पूरा का पूरा एक साथ होता है, ब्रेक 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 में नहीं होता। तो अगर वहाँ पे कुछ दिक्कत आई तो पूरे में दिक्कत आएगी, वैसा सीन है। और फिर अब आपको ये पनीर के क्यूब्स की तरह दिख रहा है, ये इंटरनली प्रेजेंट है, इनर मोस्ट है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। अब ये करता क्या है, तो ये वैस्कुलर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे थिक होता है, क्योंकि इसके अंदर ही तो मेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। इसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ग्लैंडुलर। और मेंसेस के टाइम पे ना ये टूट जाता है, यही तो लेयर टूटता है, और यही साइट है इम्प्लांटेशन का, यानी कि आपका ब्लास्टुला ना यहीं आके रुकता है, समझे। ब्लास्टुला यहीं आके आपका रुकेगा। तो क्या क्या है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ठीक है, थिन है, स्मूथ है, थिकेस्ट लेयर है, और टूट जाता है वो मेंसेस के टाइम पे, इसीलिए ब्लीडिंग होता है, बहुत एक्सेस क्रैम्प्स प्रेजेंट होते हैं अपने बॉडी में। ठीक है, अब मैं ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया का बात करती हूँ, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मुझे बाहर से कैसा दिख रहा है, समझे। तो ऊपर से कैसा दिखेगा, अगर मैंने एक फीमेल को ऊपर से देखा तो उसका एक्सटर्नल जेनिटेलिया कैसे दिखेगा, तो ये ऊपर का एरिया दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। ये जो ग्रीन एरिया है ऊपर हेयर से कवर्ड रहता है, वो क्यों हेयर से कवर्ड रहता है, सो दैट वो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, अब ये बाहर का एरिया दिख रहा है, इट इज लेबिया मेजोरा। रुको मैं बाहर के एरिया को तुमको दिखाती हूँ। This is labia majora and this is also labia majora. अब ये अंदर वाला एरिया दिख रहा है, ये है आपका लेबिया माइनोरा। क्या है ये आपका, लेबिया माइनोरा। समझे आप लोग, कितना इजी, बाहर का लेबिया मेजोरा और अंदर का लेबिया माइनोरा। फिर ये है आपका क्लिटोरिस, ये क्या है आपका, क्लिटोरिस। अब क्लिटोरिस होता क्या है कि क्लिटोरिस जो है ना इरेक्टाइल सेंसिटिव होता है, यानी कि ये जंक्शन तो है भले लेबिया माइनोरा का, बट इसके वजह से लिबिडो जो है वो जनरेट होता है। द अर्ज टू हैव सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, वो क्लिटोरिस को टच करने के वजह से या फिर कुछ सेंसेशन लाने के वजह से क्रिएट होता है। ठीक है, अब उसके बाद में ये ब्लू का एरिया दिख रहा है, तो ये यूरेथ्रल ओपनिंग होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि फीमेल के ऑर्गन में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो पीरियड ब्लड जाने का एरिया होता है वो अलग होता है, और जहाँ पे से यूरिन जाएगा वो एरिया अलग होगा। यूरिन जाने वाले एरिया को हम लोग कह देते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या कहते हैं हम लोग उसको, यूरेथ्रल ओपनिंग। मैं ना येलो से करती हूँ,
ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे यूरेथ्रल ओपनिंग, और बीच वाला जो एरिया है उसको हम लोग कहेंगे वेस्टिब्यूल। और ये दिख रहा है एरिया, ये बीच का, ये आपका वजाइनल ओपनिंग, यानी कि जहाँ से पीरियड ब्लड भी आता है और जहाँ पे पीनस जो है वो एंटर भी करेगा। ठीक है, यहाँ पे एंटर करेगा, सारे स्पर्म को अंदर छोड़ देगा, वो अपना प्रोसेस फिर कैरी ऑन कर लेते हैं। और जैसे आप लोगों को उधर काउपर्स ग्लैंड था ना, वैसे ही फीमेल में ऐसा पिंक कलर के छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो कि अभी आपको दिख रहे होंगे, वो और कुछ नहीं है, वो है बार्थोलिन ग्लैंड, जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, कुछ इसमें दिक्कत था। अच्छा, एक चीज़ इसमें रह गई, ये रेड कलर का दिख रहा है आपको एक डायग्राम, ये एनल ओपनिंग होता है, मतलब जहाँ से स्टूल एक फीमेल पास ऑन करती है। अब ये पूरे के पूरे जो मेरा वल्वा एरिया है उसमें और एनल एरिया में एक स्पेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं पेरिनियम। ये एक आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने, अगर इनकेस आ गया कहीं तो इसके लिए। अब हम देखेंगे मेमोरी ग्लैंड पे। तुम देखो कितना जल्दी तुमने रिवाइज किया है भाई, इसलिए वन शॉट देखना इज वेरी 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 स्मार्टेस्ट वे टू डू द रिवीजन, टू कंप्लीट द नोट्स, टू अंडरस्टैंड द चैप्टर, है ना। तो अब हम मेमोरी ग्लैंड के बारे में देखेंगे। मेमोरी ग्लैंड जो है इसका पाथवे याद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एमसीक्यूज में भी हेल्प करेगा और आपके पेपर में भी। अब स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वाला स्ट्रक्चर एरोला का स्ट्रक्चर होता है, जो कि डार्क एरिया होता है पूरे मेमोरी, पूरे ब्रेस्ट के ऊपर। ठीक है, अंदर में ये रेड कलर का एरिया दिख रहा है, ये जो है आपका है फैटी टिश्यू, मतलब फैट्स के वजह से, जितना ज़्यादा फैट उतना ज़्यादा साइज डिफरेंस होता है ब्रेस्ट का। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को ये एरिया दिख रहा है, ये और कुछ नहीं है, ये आपका मेमोरी लोब है, यानी कि छोटे छोटे लोब्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद में ये आपका एल्वियोलाई, फिर उसके बाद में ये छोटा सा एरिया जो दिख रहा है ये आपका डक्ट है, फिर ये आपका वो ट्यूब्यूल है, ये डक्ट है, फिर उसके बाद में मेमोरी एम्प्यूला है, और फिर लैक्टिवेरस डक्ट है। तो मैम इतने से ये एरिया में सब चीज़ें आ गई, तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे ये बताओ। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों का एक मस्त, आपको पता ही है मैं बहुत सारे ये लाती हूँ शॉर्ट फॉर्म्स, तो उसके लिए है ऑल डॉक्टर्स, ओ गॉड डोंट डू दिस विथ मी। ठीक है, तो इसका क्या है, ऑल द डॉक्टर्स आर लॉयल। ए से आपका क्या आएगा, तो ए से आएगा आपका एल्वियोलाई। टी से क्या आएगा, तो आएगा आपका मेमोरी ट्यूब्यूल। ठीक है, फिर डॉक्टर्स के डी से क्या आएगा, तो मेमोरी डक्ट। फिर एम्प्यूला से क्या आएगा, मेमोरी एम्प्यूला, और उसके बाद में एल से क्या आएगा, लैक्टिफेरस डक्ट, और ऐसे बाहर गया। मेरा हाथ देखो, ठीक है, और यहाँ से मिल्क सीक्रेट हुआ। फिर से मेरा ना काम करो, ये मार्कर देखना कैसे जा रहा है। ये रहा मेरा एल्वियोलाई, फिर मेरा ट्यूब्यूल, फिर मेरा मेमोरी डक्ट, मेरा एम्प्यूला, लैक्टिफेरस डक्ट, और यहाँ से मिल्क हो गया सीक्रेट। समझे कितना इजी था, कितना इजी था। ऑल द डॉक्टर्स आर लॉयल याद करना। अब देख लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस भैया, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो कैसे रहा है, स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, तो वो देखते हैं। तो अब ये होता किधर है, तो ये होता है आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। किधर होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। और स्टार्ट कब होता है मेल में, तो 10-14 साल के बाली उम्र में, कौली उम्र में शुरू होता है, प्यूबर्टी के दौरान शुरू होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया, मम्मी ऑफ स्पर्म सेल्स, वो आ गई जो कि डिप्लॉयड है। अब उसने बोला कि चलो माइटोसिस करते हैं, हमको करना है भले स्पर्मेटोजेनोसिस, लेकिन उसके पहले माइटोसिस करना पड़ेगा। अब माइटोसिस में क्या होता है ना, एकदम एग्जैक्ट छापम छाप मिल जाता है हम लोगों को, यानी कि डिप्लॉयड का हैप्लॉयड होगा क्या, नहीं होगा, वैसे वैसे ही रह जाएगा। तो स्पर्मेटोगोनिया, उसका मैंने माइटोसिस किया तो मुझे एग्जैक्ट सेम वैसे ही जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स मिल गए। ठीक है, अब मैंने ये जो मेल जर्म सेल है उसके ऊपर किया मियोसिस 1। मियोसिस 1 जो होता है ना, वो होता है रिडक्शनल डिवीजन। जब मैं बोलती हूँ रिडक्शन, इसका मतलब कोई चीज़ कम हो जाना। तो यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन के वजह से क्या होता है कि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना, जब वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा तो वो 2n का n हो जाएगा। दिख रहा है आपको 2n का n होते हुए, दिख रहा है आपको 2n का n होते हुए। ये क्यों हो रहा है 2n का n, क्योंकि मैंने किया मियोसिस 1, यानी कि जो होता है रिडक्शनल डिवीजन। अब मुझे यहाँ पे 2 मिल गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अब मैं इन पे कर दूंगी मियोसिस 2। मियोसिस 2 होता है इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि मैं सबको इक्वली बांट दूंगी। तो अब मियोसिस 2 होने के बाद इसके भी पास आ गया, 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 मतलब जो एक n था ना उसके 2 और बन गए, इसलिए तो हम
कहते हैं मियोसिस में 1 का 4 होता है और माइटोसिस में 1 का 2 होता है, ठीक है। और लास्ट में जो छोटे हैं ना वो स्पर्मेटिड्स होते हैं। अब एक बात बताओ, मैंने ये सब कर लिया, क्या स्पर्मेटिड्स रेडी हो चुके हैं आगे के फर्टिलाइजेशन के लिए? तो नहीं हुए रेडी। कैसे रेडी होंगे? तो ये लोग जाके अपना मुंडी घुसाएंगे हमारे सस्टेंटैक्युलर सर्टोली, हमारे नर सेल के अंदर, और वही प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मिएशन, जो कि एक नीट का क्वेश्चन था 2023 का, और सीईटी में तो सोच ही लो कितने बार आया होगा। फिर समझे कितना इजी था? कोई दिक्कत हुई थी इसके अंदर? बिल्कुल नहीं, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्पर्मेटोगोनिया, मैंने माइटोसिस किया, मुझे 2 जर्म सेल मिल गए, फिर मैंने एक जर्म सेल को उठाया, अब वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, मैंने उसके ऊपर किया मियोसिस 1। मियोसिस 1 होता है रिडक्शनल डिवीजन, तो 2n का बन गया n, तो वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। अब मैं करूँगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पे मियोसिस 2, जो कि होता है इक्वेशनल डिवीजन। तो ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो 2 स्पर्मेटिड्स बनाएंगे, वो जाके अपना मुंडी घुसाएंगे और एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं स्पर्मिएशन। अब देखते हैं कि स्पर्म 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 लगा रखा है, स्पर्म भैया है क्या? तो अब आपका जो स्पर्म है ना वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का है। आप लोगों ने बचपन में ऐसा स्पर्म देखा होगा, है ना? तो ऐसा स्पर्म नहीं होता भैया, ऐसा होता है जिसको हेड भी होता है, जिसको नेक भी होता है और जिसको टेल भी होता है। ऊपर का एरिया में एक बात बताओ, स्पर्म जो है वो एग के अंदर घुस पा रहा है? ऐसी कोई भी चीज़ को घुसा लेगा एग? नहीं, उसके अंदर कुछ तो इंसिशन पॉइंट होना चाहिए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो चीर फाड़ करके अंदर एग के घुस पा रहा है। तो ये जो आप टिप देख रहे हो ना, इस पर स्पर्म लाइसिन प्रेजेंट होता है, आप इसको एक्रोसोम भी कह सकते हो, ठीक है। ये दिख रहा है आपको एक्रोसोम। तो ये क्या करता है, अगर यहाँ पे एग प्रेजेंट है और ये जो स्पर्म का हेड इसको टच करता है ना, तो ये यहाँ पे एक ऐसा केमिकल रिलीज करता है जिसके वजह से ये जगह फट जाता है और वो अंदर जाके अपना सारा का सारा न्यूक्लियर मटेरियल सिक्रीट कर देता है और आगे का प्रोसेस हो जाता है। ये रेड कलर का आपको पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियर मटेरियल, जो कि 23 होते हैं नंबर में। आधा आता है अपने पास और आधा हमारे से जुड़ता है, फ्यूजन होता है और 46 के रूप में हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा ये नेक, इसमें आपको प्रॉक्सिमल सेंट्रोल दिख रहा होगा, और एक है जो यहाँ पे कॉइल्ड फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा होगा। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया इधर नहीं लिखा है क्या? ठीक है, बट दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया कॉइल्ड फॉर्म में। ये आपका मिडल लेयर भी है और ये है टेल। टेल हेल्प करता है लोकोमोशन में, सो दैट वो पहुंच पाए फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक और फर्टिलाइजेशन कर पाए बिना किसी दुख, बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। अब आगे देखो, अब हार्मोनल कंट्रोल देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, कि कैसे क्या हार्मोन्स का सीन है इनके अंदर। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पते की बात बता देती हूँ, 60% जो स्पर्म्स होते हैं ना वो नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए। मैम ये सब भी होता है? हाँ, आपके 20 मिलियन स्पर्म्स तो आ रहे हैं, लेकिन उसमें से रेशियो समझो, मैक्स का बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रेशियो खेला गया है। 20 मिलियन स्पर्म है, उसमें का 60% जो है उसका शेप और साइज प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो मतलब ही नहीं है वो स्पर्म होके। और जो बाकी के 40 बच गए ना, वो बहुत विगरस मोटिलिटी शो करना चाहिए। शेप साइज बराबर है 60 का, ठीक है, लेकिन बाकी लोग बहुत फास्ट फास्ट जाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगा। अगर वजाइना में ज़्यादा टाइम रह गया तो सारे के सारे स्पर्म जो है पीएच की वजह से मर जाएंगे, है ना। तो अब देखो, ये तो मेन चीज़ समझ गए, 60% का क्या होना चाहिए? नॉर्मल शेप एंड नॉर्मल साइज। बाकी जो 40% रह गए उनका होना चाहिए विगरस मोटिलिटी, ठीक है। अब हार्मोनल कंट्रोल देख ले। हार्मोनल कंट्रोल में सबसे बड़ा जो बाप होता है ना सब चीज़ का, वो होता है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस जो है वो सिक्रीट करता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, और वो जाके इफेक्ट दिखाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड सारे हार्मोन्स को गवर्न करने का काम करता है, हम सब कठपुतली है उसके अंदर, ठीक है। तो वो 2 हार्मोन सिक्रेट करता है, एफएसएच और एलएच। भैया जी लोगों के पास अपने खुद के हार्मोन्स ही नहीं है, इसीलिए तो इनहिबिन सारे हार्मोन्स और प्रोटीन्स हमको सिक्रेट करने पड़ते हैं। तो इनके पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और इसके पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, लेकिन ये तो फीमेल वाले। तो आगे देखो होता है क्या, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल्स को
आगे एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं और इनहिबिन रिलीज करते हैं एंड स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। इनहिबिन रिलीज करना यानी कि याद है मैंने आप लोगों को बताया था मुलरिन इनहिबिटिंग, तो अगर वो नहीं रहा तो औरत दिखने लगेगा, वो इनहिबिन प्रोटीन। और स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर मैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में बात करूं तो वो लेडिक सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करवाएंगे। तो अब लेडिक सेल्स याद है तुम लोगों को क्या बताया था, ये स्ट्रक्चर था और बीच में 1 2 3 डॉट्स थे, तो यही जो था ना आपका, ये था लेडिक सेल। क्या था ये आपका लेडिक सेल। ठीक है, तो लेडिक सेल जो होता है वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सीक्रेट करता है कि गलती से एंड्रोजन अगर बाहर आ रहा है तो फटाफट ऊपर चला जाए और वो कॉन्सेंट्रेट कर पाए अंदर। ठीक है, अब ये लोग देखो कांड क्या करते हैं, ये इनहिबिन जो है ना, जैसे ही पूरा का पूरा एफएसएच रिलीज अच्छे से हो जाता है ना, तो ये डायरेक्ट इसका जो पहचान है एंटी पिट्यूटरी से है, उसको बोलते हैं रुक 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 बस कर, मैंने प्रॉपरली सब कुछ बना लिया बस कर। ठीक है, वैसे ही ये जो एंड्रोजन है ना, इसका पहचान एकदम ऊपर तक है। ये एंटी पिट्यूटरी को तो बताता ही है, साथ में हाइपोथैलेमस को भी बोलता है बंद कर बंद कर बंद कर, बहुत हार्मोन्स हो गए। समझे मेरी बात, क्या हुआ, हाइपोथैलेमस उसने गोनाडोट्रोपिन हार्मोन डाला जो कि गोनाड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसने फिर एंटी पिट्यूटरी को बोला चल चल हार्मोन रिलीज करते हैं। कौन से हार्मोन रिलीज करेगा, मेल के पास खुद के हार्मोन्स है नहीं है, तो क्या है एफएसएच एलएच है। तो एंटी पिट्यूटरी और हमारे पास जो ग्लैंड है, जो पार्ट है, वो 2 अलग तरीके के हार्मोन डालेंगे, यानी कि एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच जो है वो सर्टोली सेल्स को पुंची मारेंगे और क्या करेंगे, वो हेल्प करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में और इनहिबिशन के लिए। इनहिबिन किसका करना है, तो मुलरिन इनहिबिटिंग प्रोटीन करना है ना। और स्पर्मेटोजेनेसिस याद है, स्पर्मेटिड बन रहे थे तो मुंडी जाके किसके अंदर घुसा रहे थे, तो नर्व सेल के अंदर घुसा रहे थे ना, सर्टोली सेल के अंदर घुसा रहे थे ना, वैसा। ठीक है, अब मैं एलएच यानी कि लेडिक सेल्स के बारे में अगर बात करूं तो एंड्रोजन सिक्रेट करता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि बोलता है अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ, बाहर मत आओ नहीं तो हमको दिक्कत होगी। तो अब पहचान देखो, इनहिबिन सिर्फ एंटी पिट्यूटरी को जानता है, बोलता है बस बस मेरा काम हो गया बंद कर हार्मोन्स। एंड्रोजन इसके दूर तक पहचान है, ये एंटी पिट्यूटरी को तो बोलते हैं बंद कर, लेकिन अगर वो नहीं सुना ना तो सीधे ऊपर तक उसकी सेटिंग है, वो जाता है हाइपोथैलेमस को और बोलता है कि भाई तुम बंद करो। समझे, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है, अब आगे देखो, अब हम देखेंगे oogenesis के बारे में। अब ये फीमेल है, फीमेल जो है ना मेल की तरह ऐसी बिना तैयार हुए, तुम लोगों ने ना वो मीम्स देखे होंगे कि मेल को लगता है 5 मिनट, बाल पे पानी लगाते हैं, मुंह पे वही साबुन लगाते हैं और बाल वाल ऐसे विंचर के आ जाते हैं, बट फीमेल्स को आधा घंटा 1 घंटा लगता है। तो यहाँ पे वही सिस्टम भाई, मेल में कैसे वो फटाफट स्पर्मेटिड बना लिया था, ये नहीं, ये बोलेगी मेरे को अच्छे कपड़े पहनना है पहले, फिर मैं करूंगी oogenesis। तो ये थी प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अब प्राइमरी फॉलिकल जो है ये रेड रेड दिख रहा है, इसके ऊपर होता है ग्रैन्युलोसा सेल, रेड इज ग्रैन्युलोसा सेल। उसके बाद में ना वो बनाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में सब सेम है, बस एक थीका सेल जो है ना वो ऐड हो गया, ये दिख रहा है आप लोगों को ऑरेंज, ये थीका सेल जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे पता है, प्राइमरी oocyte। क्या बोलेंगे हम इसको, प्राइमरी oocyte। जैसे वहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, वैसे ये दोनों प्राइमरी oocyte है। अब आगे चला, ये हो गया थर्ड फॉलिकल। तो अब थर्ड फॉलिकल में ये जो बीच का एरिया दिख रहा है ना, ये आपका सेकेंडरी oocyte है। ये जो एरिया है एंट्रम जो मैंने लिखा है, इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, लिकर फिल्ड फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सब कुछ सेम है, ग्रैन्युलोसा सेल भी प्रेजेंट है यहाँ पे। अब इसके अंदर थीका तो है बट एक एक्सटर्नल लेयर ऑफ थीका भी आ गया, तो बाहर ना आपको डैश 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 दिख रहा होगा, तो वो थीका एक्सटर्ना है जो कि फाइबरस होता है, और ये जो चिप्पी 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 दिख रहा है ना, ये थीका इंटरना है जो कि फाइबरस होता है। समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है ना, समझ गए हम लोगों को। अब तो अब हमारे पास रेडी हो चुका है प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte। अब ये लोग चालू करेंगे हमारा पूरा का पूरा एग का प्रोडक्शन oogenesis। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को याद है स्टार्टिंग में ही बोला था कि बर्थ के पहले से ही ये लोग oogenesis जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। अब कैसे करेंगे, तो ये oogonia था, जैसे स्पर्मेटोगोनिया वैसे oogonia यानी कि मम्मी ऑफ
ओवम। तो ये डिप्लॉइड है, ये क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। माइटोसिस करना मतलब सेम टू सेम दिखना, तो 2n का n होगा क्या, नहीं होगा। तो 2 के 2 प्राइमरी oocyte यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि डिप्लॉइड होते हैं नेचर में माइटोसिस की वजह से, और ये बिफोर बर्थ चल रहा है, ठीक है। बिफोर बर्थ चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, अचानक वो बोलता है ए वेट, अभी तो जरूरत ही नहीं है, रुको रुको रुको। तो मियोसिस 1 पे रुक जाता है, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में जाके रुक जाता है। अब तुम लोगों को पता है ना, यहाँ पे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, फिर प्रोफेज 1 के अंदर में बहुत सारे लेजी, बड़ी दी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, वो सारे स्टेजेस जो है उसमें डिप्लोटीन स्टेज पे जाके ये रुक जाता है, बोलते अभी ज़रूरत नहीं है। फिर ना चाइल्डहुड हो गया, चाइल्डहुड तक कोई कुछ भी नहीं हो रहा प्रोडक्शन। अब आता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी आना मतलब पीरियड्स आ जाना। अब पीरियड्स आया ना तो ये बोलता है कि एक काम करते हैं अपन ना मियोसिस 1 के आगे का रिजल्टेंट फॉलो करते हैं। तो मियोसिस 1 में मुझे पता है क्या होता है, मियोसिस 1 में चीज़ें रिड्यूस हो जाती है, तो ये जो 2n था ना वो n बन गया, यानी कि सेकेंडरी oocyte जो है वो हैप्लॉइड बन गए, है ना। तो ये देखो, ये जो पहला बनता है ना वो फर्स्ट पोलर बॉडी होता है। मेल में ऐसा कुछ था नहीं, दोनों सेकेंडरी oocyte थे, ये बोलता है नहीं, पहला जो बनेगा वह फर्स्ट पोलर बॉडी जो कि स्मॉलर होगा साइज में, और दूसरा जो होता है वो सेकेंडरी oocyte होता है ना। अब सेकेंडरी oocyte होने के बाद फिर से रुक जाता है, बोलता है नहीं अभी नहीं करेंगे oogenesis। फिर पता है कब oogenesis स्टार्ट करते हैं, मतलब मियोसिस 2 होने के बाद फिर रुक गया, इक्वेशनल डिवीजन होने के लिए फिर रुक गया। अब कब करेगा पता है, जब कोई स्पर्म उसके मुंडी को टच करेगा ना तब जाके वो आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। और देखो यहाँ पे मैंने लिखा ना, ओनली स्टार्ट्स व्हेन स्पर्म कम्स, तभी स्टार्ट होगा जब स्पर्म आएगा। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी बनाया था, छोटा था, वैसे ये यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगा आफ्टर मियोसिस 2, और दूसरा जो होगा आपका ओवम और एग होगा। तो अब तक जो आप बोलते आ रहे थे ना फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, उसमें ओवम होता ही नहीं है, वो सेकेंडरी oocyte के साथ जब तक फ्यूज नहीं करेगा ना तब तक oogenesis जो है वो कंप्लीट ही नहीं होगा। समझे क्या हुआ, तो बर्थ के पहले स्टार्ट हुआ oogonia, यानी कि मम्मी ऑफ एग सेल, वेरी गुड। तो डिप्लॉइड होता है, तो अब ये माइटोसिस की वजह से सेम टू सेम बन गए, यानी कि डिप्लॉइड के डिप्लॉइड है, इसको ही हम लोग कहेंगे प्राइमरी oocyte, जो कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर में देखा था, थीका विका आ गया था ना वही। अब इसमें होगा मियोसिस 1। मियोसिस 1 हो ही रहा था, डिप्लोटीन स्टेज तक पहुंचा ही था कि उसने बोला 1 मिनट अभी जरूरत ही नहीं है, ये थोड़ी अभी प्रेग्नेंट होने वाली है, फिर रुक जाते हैं। फिर आता है प्यूबर्टी का समय, बोलता है हाँ पीरियड्स आ गया, अब हम आगे का कार्यक्रम करेंगे। फिर मियोसिस 1 के आगे का कार्यक्रम होने लगता है, मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ तो रिडक्शनल डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा यानी कि n हो जाएगा, ये दिख रहा है आप लोगों को n। तो एक जो है वो फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, और दूसरा जो है, जो दूसरा सेल डिवीजन है वो सेकेंडरी oocyte बनता है। फर्स्ट पोलर बॉडी जो होता है वो छोटा होता है सेकेंडरी oocyte से, फिर रुक जाता है। मियोसिस 2 जैसे ही स्टार्ट होने वाला था फिर रुक जाता है। कब कंप्लीट होगा पता है, रुकता किधर है, मेटाफेज 1 में, और कंप्लीट कब होगा पता है, जब स्पर्म सेकेंडरी oocyte को जाके छुएगा तब जाके वो अपने सस्पेंडेड प्रोसेस को आगे स्टार्ट करेगा। तो तुम जो अब तक बोलते आ रहे थे ना मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन फलाना डिका, नहीं, से मुंडी टच करता है वो भी किसका, सेकेंडरी oocyte का, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ रहे, देखा इसलिए मैंने ना ज़्यादा वीडियो ऐसा एक्सटेंड नहीं हो, इसे मैंने लिख दिया तुम लोगों के लिए। सारे चैप्टर्स के लिए मैं ऐसे नहीं करूँगी, तुम्हारे साथ लिखते लिखते जाऊँगी। दिस चैप्टर इज़ ह्यूज, तो मैं बह गई इस चैप्टर में तो तुम भी बह जाओगे और 4-5 घंटे का बन जाता, ठीक है। अब हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या होता है, एक कोई तो प्रोसेस है जो कि रिपीट होने वाला है, तो ये 28 से 30 दिन में इट कीप्स ऑन रिपीटिंग। लेकिन ये मैम है क्या, तो इट इज़ पीरियोडिक शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। जो मैंने आप लोगों को यूटेरस, हिस्टेरा, वुम, उस टाइम पे एंडोमेट्रियल लाइनिंग दिखाया था, मैंने बोला था ना कि ये टूटता है, थिक वाला जो लेयर होता है, तो वो पीरियोडिक शेडिंग होती है, मतलब वो टूटेगा, तो हर महीने वो टूटता है 28 से 30 दिन के गैप में, ठीक है। अब ये कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, तो हम प्राइमेट मेल्स में, मैमल्स में ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि जैसे मंकी हो गया, एप हो गया या ह्यूमंस हो गए, इन तीनों में तुम ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। अब देखो
अब पहला पीरियड जो होता है ना उसको हम लोग कहते हैं मेनार्क, और वो आता है प्यूबर्टी के दौरान, यानी कि 11 से 13 के उम्र में। लेकिन अब के जनरेशन में, ये बुक पहले बनी है, तो अब के जनरेशन में मेंसेस और जल्दी आने लगा। अगर मेंसेस जल्दी आएगा यानी कि मेनोपॉज भी जल्दी आएगा, ठीक है। और लास्ट कब होता है? लास्ट को हम लोग मेनोपॉज कहते हैं, 45 to 50 ईयर्स के टाइम पे आ जाता है, और तब हम लोग कह देते हैं मेन। ओ पॉज, रुक जा भाई, ठीक है। अब ड्यूरेशन सबके अंदर वेरिएबल होता है, तुम्हारे में 28 है, मेरे में 30 होगा, मेरे में 30 है, तुम में 28 होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट उसके ऊपर जा रहा है और 18 तुम क्रॉस हो चुके हो, तो यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट योर, जो भी तुम्हारा फैमिली का गायनेकोलॉजिस्ट है उससे कंसल्ट कर लो, है ना। चैट जीपीटी पे सर्च नहीं करना है कि आई हैव दिस 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 सिम्टम्स, व्हाट कैन आई डू, तो वो सब नहीं करने का। प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने का, उनको कैसे ज़्यादा नॉलेज है, उनने कैसे बहुत पढ़ाई की है, 5 साल ऊपर से नीट जैसा पेपर दिया, तो यू शुड ट्रस्ट देम, ठीक है। अब मैम नॉन प्राइमेट्स में भी होता है क्या? तो येस, नॉन प्राइमेट्स में भी होता है। तो नॉन प्राइमेट्स में इस्ट्रस साइकिल होता है, मतलब ये ब्रेक वाला साइकिल टाइप का होता है, जैसे कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए, उसमें होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा ग्राफ ही समझ लेंगे, फुल मज़ा आ जाएगा। ऐसा ग्राफ देखो कभी, हम अब देखेंगे और तुम बनाओगे भी, ठीक है। तो मैंने ये ग्राफ लिया जिसके मैंने एक्स एक्सिस पे डेज डाल दिए, यानी कि 1 to 5, 5 to 14, 14 to 28। हम लोग आइडियली पढ़ते टाइम ना 28 डेज का साइकिल लेते हैं, ठीक है, 30 डेज का नहीं, ठीक है। अब 1 to 5 में मेरे को पता है कौन सा फेज होगा, तो मेंस्ट्रुअल फेज, यानी कि पीरियड्स आएंगे। फिर उसके बाद में 5 से 14 जो फेज होता है मेरा, वो होता है प्रोलिफरेटिव फेज, और उसके बाद में सिर्फ सिक्रेटरी फेज होता है, मतलब सिक्रीशंस हो रहा है। अब देखो, ये समझ गया तुम लोगों को यूटेरस में क्या हो रहा है। मैंने इसमें क्या किया, इस ग्राफ में ना तुमको समझेगा कि यूटेरस में क्या हो रहा है, तुमको समझेगा ओवरी में क्या चल रहा है, और तुमको समझेगा कि ओवेरियन हार्मोन्स कैसे जा रहे हैं, तुमको समझेगा एंटी पिट्यूटरी हार्मोन्स कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या क्या समझेगा एक ही ग्राफ से, कि यूटेरस में पीरियड्स के टाइम पे 28 दिन के टाइम पे क्या क्या चीज़ें होती है, आपको समझेगा ओवरी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स कैसे चेंज होते हैं ओवरी के, और पिट्यूटरी ग्लैंड के, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स कैसे चेंज होते हैं, क्या क्या उनमें डिफरेंस आता है, ठीक है। तो यूटेरस हो गया, इसमें ये एंडोमेट्रियल लेयर है, तो एंडोमेट्रियल लेयर ना ड्रॉप करते जाता है, और 5वें दिन तक, मतलब देखो गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, तो ब्लीडिंग होती जा रही है, ब्लीडिंग होती जा रही है। फिर 5वें दिन से वो बनाना चालू करता है, बनाना चालू करता है। 14वें दिन पे तुमको एक डॉट दिख रहा होगा, तो वहाँ पे ना ओव्यूलेशन होता है। अगर इस टाइम पे आके अगर कोइटस हुआ रहा तो समझ लो कि प्रेगनेंसी होगी। कोइटस मतलब सेक्सुअल एक्ट हुआ रहा तो प्रेगनेंसी होगी, ठीक है। और ये आगे के पूरे सिक्रेटरी फेस होते हैं। तो मैम जब ये सब चल रहा होता है तो ओवरी में क्या चल रहा है, तुम समझ रहे हो, यूटेरस अलग है, वूम है वो, ओवरी अलग है जहाँ से एग्स आ रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, पहले से 5वें दिन में देखो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, फिर ओव्यूलेशन हो जाता है 14वें दिन पे। फिर होता है मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल आ गया उसमें, फिर कॉर्पस लूटियम सेक्रेटरी फेज में, कॉर्पस एल्बिकन्स, फिर से प्रोसेस रीस्टार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ना, ये ईस्ट्रोजन की वजह से हो रहा है। अब ना ये थोड़ा सा दोगला होता है। ईस्ट्रोजन मोस्ट ऑफ द केसेस में नेगेटिव फीडबैक्स देता है कि बंद कर दो हार्मोन, बंद कर दो हार्मोन, जैसे मेल में हमने सीखा था। लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है कि और लाओ हार्मोन, और ईस्ट्रोजन लाओ, और ईस्ट्रोजन लाओ। तो ये दोगलापन कर दिया इसने, ठीक है। कॉर्पस लूटियम पे कौन से हार्मोन्स इफेक्ट दिखाते हैं, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन अपना अपना असर दिखाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ओवेरियन हार्मोन कैसे चल रहा है। अब ना, अब तुम देखो, ये प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन चलते आ रहे हैं, फिर तुम लोग एंटी पिट्यूटरी हार्मोन में देखो, उसमें कैसे हो रहा है, तो ये ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जा रहे हैं, और यहाँ पे एलएच सर्ज हो रहा है। एलएच सर्ज मतलब दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। जैसे ही वो दोनों एक पॉइंट पे मीट करते हैं ना, तो उस टाइम पे होता है ओव्यूलेशन। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट से एमसीक्यूज समझ लो तुम लोग, क्योंकि ये चीज़ें रिपीट हो चुकी हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, डिक्रीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, तो डिक्रीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन के वजह से क्या होता है, तो मेंसेस लीड करता है। तुम देखो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन कितना कम है, दिख रहा है ये कितना कम है यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन। तो 1 to 5 के टाइम पे बहुत कम था प्रोजेस्टेरॉन, उसके वजह से हमारा मेंसेस हो जाता है। अब तुम देखो ईस्ट्रोजन ना 2 बार पीक करता है, एक बार यहाँ पे पीक कर रहा है, एक बार यहाँ पे पीक कर रहा है। तो हु पीक्स ट्वाइस, सो ईस्ट्रोजन, ठीक है। ईस्ट्रोजन बहुत खतरनाक आदमी है भाई, सब कुछ वही देखता है। और डोमिनेंट हार्मोन जो होता है ना ल्यूटियल फेज में, वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। ल्यूटियल फेज में डोमिनेंट हार्मोन होगा प्रोजेस्टेरॉन, नहीं तो ईस्ट्रोजन ही सब कुछ करता है।
तो ये है आपका यूटेरस, ओवरी और सारे हार्मोन्स का खेल। फीमेल में ना भरपूर हार्मोन्स होते हैं भाई, सब कुछ। इसलिए तुम बोलते हो ना कि यार ये जो तुम लोग बोलते हो कि मूड स्विंग्स ये सब फेक होते हैं, नहीं भैया, इतने हार्मोन्स हैं, कैसे मूड स्विंग्स नहीं आएंगे? कभी भी कुछ भी उठते जा रहा है, इसलिए रिस्पेक्ट करो भाई अपने आजू बाजू की औरतों की। इट्स टफ, कभी भी मूड स्विंग हो जाता है, तो इट्स एक्चुअली ट्रू। ठीक है, अब देखो ये फीमेल में कैसा हार्मोनल कंट्रोल है, मैंने वो बनाया है। तो ये हमारा हाइपोथैलेमस हो गया। हाइपोथैलेमस अपना इफेक्ट डालेगा गोनाडोट्रोपिन हार्मोन पे, फिर वो जाएगा एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड पे। अब वो क्या प्रोड्यूस करेगा? FSH एंड LH। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब FSH किस पे इफेक्ट दिखाएगा? ओवरी पे, और वो फॉलिकल को मैच्योर करने में हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा? FSH ओवरी में इफेक्ट दिखाने के बाद, फॉलिकल मैच्योरेशन के बाद ना वो ईस्ट्रोजन सिक्रेट करता है, और ईस्ट्रोजन बाद में एंटी पिट्यूटरी को बोलता है और बढ़ाओ और बढ़ाओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन था जिसने कॉर्पस लूटियम पे इफेक्ट दिखाया, तो उसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों हार्मोन्स जो है एकदम सक्रिय हो गए। यहाँ पे ईस्ट्रोजन एकदम से धोखा कर देता है, बोलता है अरे कम कर कम कर। एक जगह पे बोल रहा है बढ़ाओ बढ़ाओ, दूसरी जगह बोल रहा है कम कर कम कर। तो इसने यहाँ पे दोगलापन कर दिया है ना। सॉर्टेड हाइपोथैलेमस, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर FSH और LH। ये तो मेल में भी सेम है, लेकिन यहाँ पे FSH ओवरी के ऊपर सिक्रीट होगा और फॉलिकल मैच्योरेशन करता है और ईस्ट्रोजन सिक्रेट करता है, और वो उसको बोलता है एंटी पिट्यूटरी को बंद कर। लेकिन ये हमारे LH के टाइम पे बोलता है बढ़ाओ बढ़ाओ और बढ़ाओ, मजा आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखो फर्टिलाइजेशन। अभी ज़्यादा नहीं बाकी है चैप्टर में तुम्हारा, तो मैंने तुम्हारा ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया। I'll try to wrap it up within 90 minutes. अरे ऐसी थोड़ी हूँ। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। अब जब तुम फर्टिलाइजेशन के बारे में देखते हो तो क्या समझते हो फर्टिलाइजेशन के बारे में? तो फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, है ना। वो दोनों सेम टाइम सेम लोकेशन पे जब प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जब एम्प्यूला पे सेम टाइम और सेम लोकेशन पे आ गए, तो वो लोग क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, क्या सारे कोइटस, क्या सारे सेक्सुअल एक्ट लीड्स टू प्रेगनेंसी? बिल्कुल नहीं। तो सारे कोइटस जो है वो प्रेगनेंसी लीड नहीं करेंगे, क्योंकि सेम टाइम सेम लोकेशन पे आना इज़ वेरी टफ, है ना। उसके बाद में देखो हो क्या रहा है, गैमेटोजेनेसिस हुआ। ये फर्स्ट स्टेप है, मैं ना रेड से दिखाती हूँ तुम लोगों को तो ज़्यादा समझे। तो ये फर्स्ट स्टेप किया मैंने गैमेटोजेनेसिस, फिर उसके बाद में इंसेमिनेट किया। गैमेटोजेनेसिस यानी कि मैंने गैमेट्स का प्रोडक्शन किया। अब मैंने वो गैमेट को, मेल गैमेट को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाल दिया, यानी कि स्पर्म जो है वो कॉप्युलेटरी ऑर्गन के थ्रू गया। बट वो कितना टाइम रह सकता है? तो 4 से 5 घंटा वो सर्वाइव करके रहता है। ठीक है, अब किधर गया वो? तो फीमेल के यूटेरस में गया और उसने कैपेसिटेट कर दिया, यानी कि स्पर्म को एक्टिवेट कर दिया वहाँ पे जैसे वो यूट्रस में पहुँचा, और आगे का सारा प्रोसेस करने लगा। अच्छा एक चीज़ बताती हूँ, तुम सोचो ना कैसे समझता है स्पर्म को कि जाना ही है ये सेकेंडरी oocyte के पास? क्योंकि एक अट्रैक्शन रहता है टूवर्ड्स द सेम स्पीसी। जो स्पर्म होते हैं ना, उनको पता है कि मेरे को सेकेंडरी oocyte के ही पास जाना है। दे हैव दैट केमिकल अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, और ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। ऐसे नहीं होगा कि डॉग का स्पर्म डाल दिया फीमेल के अंदर तो वो जाएगा वहाँ पे, नहीं, वेस्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उससे। ठीक है, हाँ कुछ दिक्कत परेशानी ज़रूर आ सकती है। तो यही है आपका फर्टिलाइजेशन। अब देखते हैं सेकेंडरी oocyte। हम लोग सेकेंडरी oocyte के बारे में पढ़ रहे थे कि मेन उसके वजह से फर्टिलाइजेशन होता है। तो है क्या ये बाहर का ग्रीन लेयर देख रहे हो, ये आपका जोना पेलुसिडा। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर होता है मस्त वाला। अंदर में ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर। फिर ये बीच में जो वाइट लेयर है ये है आपका न्यूक्लियस। फिर ये जो रेड रेड लेयर है ना, इसको आप लोग कहोगे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल। ये बाहर वाले लेयर को आप लोग कहोगे कोरोना रेडिएटा। और ये जो रेड रेड का आपको लाइन दिख रहा है ये हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, अब ये स्पर्म जो है इसके ऊपर मुंडी डालेगा और तब मियोसिस 2 का प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो क्या क्या स्ट्रक्चर है? बाहर का स्ट्रक्चर है जोना पेलुसिडा, अंदर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल, उसके बाद में कोरोना रेडिएटा और फिर हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, यही आपके सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर है। ये आता नहीं है बट एक्स्ट्रा के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि गलती से घर पे झगड़ा हुआ रहा और पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी ना तुम लोग को, इसलिए। अब हम देखेंगे इम्प्लांटेशन के बारे में। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि अब मेरा ब्लास्टोसिस्ट इज रेडी, तो अब जाके मैं यूटेरस में सिर्फ इम्प्लांट करने वाली हूँ, तो दैट इज़ योर इम्प्लांटेशन। तो ध्यान दो,
अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू एंडोमेट्रियम लेयर, मतलब मैंने ब्लास्टोसिस्ट उठाया और एंडोमेट्रियम पे लगा दिया, वही होता है आपका अटैचमेंट जो है, वही इम्प्लांटेशन है। और ये फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद होता है, इसलिए तो बोलते हैं कि फटाक से तुम चेक नहीं कर सकते। जो आपका ग्रेविडेक्स टेस्ट है वो तुम ले नहीं सकते, है ना, प्रेगनेंसी टेस्ट तुम ले ही नहीं पाओगे। अब प्रेगनेंसी टेस्ट 2 चीज़ों से लेते हैं, यूरिन से और ब्लड से। यूरिन और ब्लड में वो हार्मोन्स आ जाते हैं जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन आ जाएंगे। उनका जैसे ही लेवल बढ़ जाता है ना, उनको समझ जाता है कि भाई ये बंदा ये बंदी प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस जाके वहाँ पे आ जाएगा। आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारा 8 to 6 सेल्स जो स्टेज होता है ना, वो मोर्यूला स्टेज होता है। ये एक और एक्स्ट्रा बता दिया आप लोगों को, मतलब जो ब्लास्टोसिस्ट के भी पहले आता है। 16 सेल स्टेज का बात नहीं कर रही, उसके भी पहले का बात कर रही हूँ, ठीक है। अब देखते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब ज़रूरी है क्या हर बार सही तरीके से प्रेगनेंसी हो? अगर इमेजिन करो जहाँ पे जाके फ्यूजन करना था, यानी कि एम्पुला में फ्यूजन करना था, उसके बाद आगे पास ही नहीं हुआ, वहीं ग्रो होने लगा, तो ऐसे सब केसेस भी होते हैं। हम आदमी लोग जितने सुलझे हुए उतने ही उलझे हुए हैं, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन इन एनी अदर प्लेस अदर देन यूटेरस इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मतलब यूटेरस की जगह अगर कहीं भी गलती से इम्प्लांट हो गया ना, तो इसको आप लोग क्या कहोगे पता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। और अगर फैलोपियन ट्यूब के अंदर, एफटी मतलब फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी या ग्रोथ स्टार्ट हो गया, तो उसको ट्यूबल प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर कुछ सीन रहा ऐसे, तो मदर जो है वो मर सकती है और बच्चा भी, उसमें प्रॉब्लम रहेगा। तो एमनियोसिंथेसिस के थ्रू, यानी एमनियोटिक फ्लूइड को चेक करते हैं ना जब, उसके थ्रू ना पता चल जाता है एबनॉर्मेलिटी, और ऐसे बच्चों को अबॉर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि बच्चे को भी दिक्कत है, मम्मी को भी दिक्कत है ना। तो अब देखो ब्लास्टुला है क्या? इतना हम लोग ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला ये सब कर रहे हुए है क्या? तो ब्लास्टुला जो है, ब्लास्टुला अब अगर मैं आगे के स्टेजेस में जाऊँ, तो वो बेसिकली एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर फॉर्म करता है। जर्म लेयर यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अगर ब्लास्टुला नहीं होता तो जर्म लेयर नहीं बनता, जर्म लेयर नहीं बनेगा तो मेरे सारे ऑर्गन्स जो है वो आगे बनेंगे नहीं। जैसे तुम लोगों ने ना 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, आउटर, मिडल, इनर मोस्ट लेयर, उसके थ्रू नए नए ऑर्गन्स बनना, एब्सेंस होना, मतलब ये ऑर्गन का एब्सेंस हो जाना, किंगडम एनिमेलिया में पढ़ा होगा। तो वैसे ही ये जो 3 आप देख रहे हो ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये एक जर्म लेयर है जिसके वजह से हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो है आगे जनरेट होते जाते हैं ना। अब आगे देखो, गेस्टेशन पीरियड के बारे में बात करते हैं, यानी कि कितना टाइम है हमारा प्रेगनेंसी। तो 9 मंथ का प्रेगनेंसी होता है, यानी कि 280 दिन, प्लस कर लो 10 दिन या माइनस कर लो 10 दिन, वैसे ही चलता है, ठीक है। तो अब ये ट्राइमेस्टर का बात करते हैं। तो 3 ट्राइमेस्टर में हमारा प्रेगनेंसी डिवाइडेड है, ट्राइमेस्टर 1, ट्राइमेस्टर 2, ट्राइमेस्टर 3। एक ट्राइमेस्टर में 3 आते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 1 2 3 जो होता है ना, ये बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन ही फर्स्ट वाले में होता है। अब ओवरी में मेजर किसका हक चलता है? तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का। इसलिए तो मैंने बोला कि यूरिन में, ब्लड में पता चल जाता है, और पता चल जाता है कि बंदी प्रेग्नेंट है कि नहीं। ग्रेविडेक्स टेस्ट जो है वो हम 7 दिन के बाद ही कर पाएंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सेकेंड और थर्ड जो है, इसमें प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है और सारा का सारा चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र होने लगता है। अच्छा, आपको इसमें ना एक मस्त एक्स्ट्रा चीज़ बताती हूँ। आपको पता है जब इवोल्यूशन का टाइम था, हम पहले ना 4 पैर पे चलते थे, राइट। तो जब हम 4 पैर पे चलते थे ना, तो फीमेल का पेल्विक एरिया वाज बिग। तो पेल्विक एरिया बड़ा था ना, तो उससे गेस्टेशन पीरियड ज़्यादा होने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। यानी कि पहले हमारा गेस्टेशन पीरियड जैसे हाथी वाती का होता है ना, उतना बड़ा होता था। बट जैसे ही हम लोग इरेक्टाइल मोशन में चलने लगे, सीधे चलने लगे, 2 पैर पे चलने लगे, पेल्विस एरिया छोटा हो गया। अब पेल्विस एरिया छोटा होने की वजह से क्या हुआ, जैसे ही गेस्टेशन पीरियड नॉर्मल तरीके से चल रहा था ना, मतलब 12-18 महीने चल रहा था, तो उस टाइम पे या तो मदर मर जा रही थी, या तो बच्चा मर जा रहा था, या तो दोनों मर जा रहे थे। तो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू, डार्विन भैया का नेचुरल सिलेक्शन पता है ना, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू हम सब प्रीमेच्योरली बॉर्न होने लगे, यानी कि 9वें महीने में हम लोग ग्रो करने लगे। अब देखो 12वां-8वां महीना होता था तो बच्चा और बड़ा बड़ा होते जाता था, तो पेल्विक रीजन से बाहर नहीं निकल पा रहा ढंग से, तो बच्चा मर जाता है या तो मम्मी मर जाती है। तो क्यों ना इनको मैं पहले ही निकाल लूँ। तो 7वां महीना तो रेयर होता है, बट आपने सुना होगा, लेकिन सारे ह्यूमंस का आप देखो 9वें महीने में निकलता है। तो हम सब लोग प्रीमेच्योर प्रेगनेंसी के थ्रू निकल रहे हैं बाहर। बताई ना पते की बात। तो ये इवोल्यूशन का एक बहुत खतरनाक सच है, ठीक है।
आगे देखो, मैं प्लेसेंटा के बारे में बात करती हूँ। प्लेसेंटा क्या होता है? ये टेम्पररी टाइप का एक मेम्ब्रेन है। ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बच्चे को, और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ये प्रेजेंट रहता है। आफ्टर प्रेगनेंसी क्या ही करेगा, कुछ है ही नहीं वहाँ पे जिसको नरिशमेंट देगा। जो बच्चे का वेस्ट होता है वो रिमूव करेगा और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। मम्मी जो खाना खाती है, बच्चा जो खाना निकालता है, वो सारे चीज़ों का आदान प्रदान करने का काम आपका करता है प्लेसेंटा। बट दोनों का खून सेम नहीं होता, क्योंकि प्लेसेंटा के वजह से एक चीज़ बीच में आ जाती है। ठीक है, अब पार्चुरेशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि बच्चा तो भाई अब बन चुका है, अब इसको डिलीवर करने का समय आ चुका है, विच इज़ पार्चुरेशन, यानी कि डिलीवरी ऑफ बेबी। तो सिग्नल मिलता है, किसको सिग्नल मिलेगा? पहले तो प्लेसेंटा को सिग्नल मिलेगा, क्या कि फीटस जो है ना वो पूरी तरीके से बन चुका है। ठीक है, तुम ना मेरे तरीके से जाओ। ये देखो सिग्नल, फर्स्ट सिग्नल आया, प्लेसेंटा को सिग्नल मिला कि जो हमारा फीटस है ना वो पूरी तरीके से बन चुका है। ठीक है, अब यूटरस जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करता है, मतलब पेन, तुमने सुना होगा कि एकदम पेन हो रहा है, वाटर ब्रेक हो रहा है, वो होना स्टार्ट होता है। अब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्रिएट होता है, मतलब तुम्हारा बॉडी अपने आप रिफ्लेक्स क्रिएट करेगा कि अब इसको बाहर निकालना है, अब इसको बाहर फेंकना है। ठीक है, और ये कहाँ से होगा? तो मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा ये कि अरे फीटस रेडी है, चलो इजेक्शन रिफ्लेक्स निकालो अपना। किस वजह से होगा? तो ऑक्सीटोसिन की वजह से। वो यूटेरस के ऊपर इफेक्ट करेगा और यूटेरस जो है कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा और सर्विक्स जो है आपका डायलेट होगा। बच्चा इतना बड़ा होता है, इतने छोटे से सर्विक्स से कैसे निकालोगे? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सर्विक्स को बड़ा कर देता है और फीटस जो है वो बाहर निकल जाता है। कितना ब्यूटीफुल प्रोसेस है यार, तुम सोचो। जो सर्विक्स इतना छोटा है, पूरे टाइम नॉर्मल रहता है, जैसे ही फीटस डेवलप हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसा हार्मोन सिक्रीट करता है कि वो डायलेट हो जाता है और बेबी आराम से बाहर निकल जाता है। यही तो ब्यूटी है नेचर की, यही तो ब्यूटी है बायोलॉजी की। तुम और मैं सब चीज़ बायोलॉजी से बने यार, तो स्किप नहीं करना है। ठीक है, अब लैक्टेशन देख लेते हैं। लैक्टेशन क्या होता है? तो ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम होता है। मिल्क फॉर्मेशन किस वजह से होगा? इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, प्रोलैक्टिन के वजह से। और मिल्क इजेक्शन होता है ऑक्सीटोसिन के वजह से। मिल्क जो बाहर निकलता है ना एरुला से, वो होता है ऑक्सीटोसिन के वजह से, मिल्क पाथवे फॉलो करके। ऑल द डॉक्टर्स अलोएड। फर्स्ट मिल्क जो होता है ना वो येलोइश होता है कोलेस्ट्रम की वजह से, और वो रिच होता है एंटीबॉडी में। इसलिए बोलते हैं कि फर्स्ट दूध जो है ना वो बच्चे को पिलाना ही चाहिए कि उसको कोई बीमारी वगैरह ना लगे। ठीक है, समझ गया? मतलब हमने सारे इवेंट्स खत्म किए, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखते हैं। अब हमने ना ये चैप्टर क्यों डाला? 10th स्टैंडर्ड में था, 12th में है, क्या ज़रूरत है? काफ़ी लोगों को शर्म आती होगी ये चैप्टर से, बट वी शुड बी अवेयर ऑफ आर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सो दैट हमको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ ना हो, हम लोग हाइजीनिक रह पाए और हम सही डिसीजंस ले पाए लाइफ में। ठीक है, इसलिए आप लोगों के चैप्टर में इतना डिटेल में सब कुछ बताया गया है। आगे चल के जब तुम फैमिली बनाओगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, या कैसे किया जाता है, कौन सी चीज़ों से प्रिवेंट करके रखना है खुद को। दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यू शुड टेक केयर ऑफ योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड योर वेल बींग so that you stay protected and your future generations should stay protected। ठीक है, अब इसमें ही ना कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स देख लेते हैं। बाय द वे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक चीज़ बताती हूँ। अब ना पहले के न्यू एक टेक्नोलॉजी आई थी विच इज़ एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते थे? एमनियोटिक फ्लूइड निकालते थे और उसके थ्रू चेक करते थे कि बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है या कुछ ऐसा तो डिसीज़ नहीं है उसको कि आगे जाके उसको प्रॉब्लम होगा। अगर ऐसा होता था ना तो अच्छे से कंसेंट लेते थे और उसको अबॉर्ट कर देते थे। बट कुछ लोगों ने उसका एमनियोसिंथेसिस का बुरा असर किया, बुरा फ़ायदा उठाया। वो लोग चेक कर लेते थे, लड़की रहती थी तो उसको फिटिसाइड कर देते थे, लड़की मिलती थी लड़की को मार देते थे। तो इसलिए एमनियोसिंथेसिस पे बैन लगा दिया है। और कोई भी जगह अगर एमनियोसिंथेसिस हो रहा है तो वो डॉक्टर का डिग्री और वो हॉस्पिटल को फाइन भरना पड़ता है। ठीक है, अब देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स देख लो, ये इम्पॉर्टेंट भी है और इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक एक स्लाइड पढ़ो तुम उसके ऊपर। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेम्पररी मेथड, एक होता है परमानेंट मेथड। टेम्पररी मेथड मतलब कुछ टाइम के लिए हम लोगों ने फील्डिंग सेट कर दी है, भाई कुछ भी हो जाए स्पर्म और ओवम मिलेगा नहीं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मेन एम ही क्या होता है कि स्पर्म और ओवम जो है ना वो साथ में कुछ कर नहीं पाए, वो जुड़ नहीं पाए, वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाए, तो अलग अलग तरीके से हम बीच में उनके आएंगे। ठीक है, परमानेंट मेथड में मैंने परमानेंट एक तरीका ही निकाल दिया कि अब कुछ होगा ही नहीं।
ठीक है। अब देखो टेम्पररी मेथड में सबसे पहला मेथड होता है नेचुरल मेथड, मतलब नेचुरल तरीके से कोई डिवाइस वगैरह यूज ना करके मैं कॉन्ट्रासेप्शन को चालू कर रही हूँ। पहला होता है सेफ पीरियड। जो मेरा सेफ पीरियड है मैं वो डिटरमाइन करूँगी, यानी कि कौन से पीरियड में, कौन से ड्यूरेशन में ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। तो ड्यूरिंग पीरियड्स और आफ्टर पीरियड्स, मतलब ओव्यूलेशन के बाद का टाइम जो होता है वो सेफ पीरियड होता है। तो वो सेफ पीरियड में अगर सेक्सुअल एक्ट हुआ, कॉइटस हुआ, तो भी प्रेगनेंसी लीड नहीं करेगी। अब विथड्रॉल मेथड, विथड्रॉल मेथड का मतलब क्या होता है, इसमें ना लेकिन मेल पार्टनर को बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए, बिकॉज जब कॉइटस चल रहा है उसको एग्जैक्ट टाइम पे पीनस को बाहर निकालना है, रिमूव करना है, विथड्रॉ करना है। बट आपको एक चीज़ पहले बता देती हूँ, जितने नेचुरल मेथड देख रहे हो ना, एक भी श्योर मेथड नहीं होता, बहुत अनसेफ मेथड्स होते हैं, ठीक है। और थर्ड है लैक्टेशनल एमेनोरिया। इसका मतलब क्या होता है, जब वुमन लैक्टेटिंग मदर होती है ना, यानी कि जब वो दूध पिला रही होती है, उस मतलब बर्थ हुआ, लैक्टेशन पीरियड आया, तो 6 महीने तक, मैक्सिमम 6 महीने तक ना उसको पीरियड्स नहीं आ रहे रहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, यानी कि अगर पीरियड्स नहीं है, एग्स नहीं बन रहे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो वो भी एक सेफ पीरियड रहता है। लेकिन आपको मैंने पहले ही कहा कि नेचुरल मेथड जितने हैं ना, सब के सब ऐसे ही दिक्कत वाले हैं कि उसमें तुम रिलाई नहीं कर सकते। विथड्रॉल मेथड में प्री कम के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हो सकती है। सेफ पीरियड में कैलकुलेशन इशू हो सकता है। तुम्हारा ही पीरियड ऐसा है क्या कि 28 तारीख को आता है तो 28 तारीख को ही अगले महीने आ रहा है, या 26 तारीख को ही आ रहा है, ऐसा नहीं होता, कभी भी कुछ भी चेंजेस आ जाते हैं। तो सेफ पीरियड भी थोड़ा खतरनाक बात है। फिर लैक्टेशनल एमेनोरिया, देखो उसका क्या सीन है, तुम लोगों ने काफ़ी वुमेन को देखा होगा जिसको 1 महीने बाद ही पीरियड्स आ जाते हो, तो वो भी सेफ पीरियड नहीं है, ठीक है। तो है, यू कैन से कि नेचुरल मेथड्स है, पहले के टाइम पे ऐसे ही करते थे, बट इट इज़ नॉट द सेफेस्ट पीरियड, इसलिए तो इतने बच्चे होते थे उनके, है ना। अब बैरियर मेथड, बैरियर मेथड मतलब मैं बीच में एक कुछ तो खोट डाल दूँ, बीच में कोई चीज़ को खड़ा कर दूँ, तो इसमें मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम्स आता है। मेल कॉन्डम जो है वो पीनस के ऊपर लगता है, और जब कोइटस हो रहा है उस टाइम पे जो स्पर्म है ना, जो सीमन है वो कलेक्ट हो जाएगा वही मेल कॉन्डम में, और कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। स्टिल इट इज़ ओनली 99% श्योर। अब मैं फीमेल कॉन्डम्स के बारे में बात करती हूँ। तो फीमेल कॉन्डम्स में क्या होगा, इन केस अगर मेल ने इजैकुलेट किया भी, तो वो इजैकुलेशन का जो सीमन है वो उस कॉन्डम में, फीमेल के कॉन्डम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। अब फीमेल कॉन्डम कैसे होता है, एक स्पॉन्ज होता है, उसको हम लोग 7 के शेप में लाते हैं और वजाइना में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो बैरियर मेथड होता है ना, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब अगर पीनस के ऊपर कॉन्डम लगा हुआ है, इसका मतलब डायरेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं हो रहा, मतलब एसटीडी से हम लोग बच रहे हैं, ठीक है। अब देखो तुम केमिकल मेथड, केमिकल मेथड मतलब मैं कुछ ऐसा केमिकल सिक्रिएट करूँ, कुछ ऐसा केमिकल बैरियर वहाँ पे क्रिएट करूँ कि या तो मेरा स्पर्म का मोटिलिटी कम हो जाए, या तो मेरा जो एग बनने का कैपेसिटी है ना वो चेंज हो जाए, या मेरा जो ओवरी का ट्रैक है या फिर जो मेरा वजाइनल ट्रैक है उसका पीएच हाई हो जाए। मैं कुछ तो इसके अंदर केमिकल्स यूज़ करूँगी। तो इसमें ना लोग लिपा लूप यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद में जेलीज आते हैं, तो उस सब के थ्रू, केमिकल्स के थ्रू यहाँ पे काम हो जाता है। फिर होता है आईयूडीज, मतलब कि इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। तो ये आपके बॉडी के अंदर जाता है, जैसे कॉपर टी हो गया। तो कॉपर टी क्यों यूज़ करते हैं, तो कॉपर टी अगर बच्चों के बीच में गैप बनाना है, यानी एक मैरिड कपल है, उसको एक बच्चा हो गया, तो उसको उन दोनों बच्चों के बीच में टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना है, तो वो लोग कॉपर टी यूज़ करते हैं। बट आईयूडीज का प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें आपको नर्स प्रैक्टिशनर या डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी इंसर्ट करने के लिए। केमिकल मेथड में भी आपको नर्स का कंसल्टेशन लगेगा। बैरियर मेथड आप लोग खुद खरीद के आओ, खुद यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, नाम से ही समझ रहा होगा कि मुझे कुछ तो खाना है जिससे कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे सहेली बहुत बड़ा ब्रांड है। बाय द वे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बैरियर मेथड में जो फर्स्ट ब्रांड आया था ना कॉन्डम का, उसका नाम था निरोध, ठीक है। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में सबसे पहली आई थी सहेली। सहेली का क्या सीन होता है कि 7-7 दिन के ड्यूरेशन पे आपको वो गोली खानी है, जब तक आपको चाहिए कि आप कॉन्ट्रासेप्शन रखो, आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल आज मेरा 5वां दिन है पीरियड्स का, मैंने आज खाया गोली,
फिर उसके 7 दिन बाद यानी कि मैं 12वें दिन पे खाऊंगी, फिर उसके 7 दिन बाद यानी मैं 19वें डेट पे खाऊंगी। मैं तब तक ये गोली खाती जाऊंगी 7-7 दिन के ड्यूरेशन में, जब तक मुझे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। ठीक है, मैरिड कपल्स ये मोस्टली यूज़ करते हैं। और इम्प्लांट्स यानी कि मैं वहाँ पे इम्प्लांट्स डाल दे रही हूँ, जैसे कॉपर का इम्प्लांट। अब कॉपर टी करता क्या है, तो कॉपर की वजह से ना वो पीएच की वाट लगा देता है, यानी कि स्पर्म जो है वहाँ पे जाएगा, लेकिन ऐसा पीएच है ना कि वो वहाँ पे मर जाता है फटाक से। तो ये सब दिक्कत हो जाती है, तो वो इम्प्लांट्स हो गए। अब परमानेंट मेथड में क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी। अब ट्यूबेक्टोमी में क्या होगा, आउच, जो ट्यूब होते हैं ना, जो हमारे डक्ट्स होते हैं ना, उसको या तो हम लोग स्ट्रेच कर देते हैं या तो गांठ बांध देते हैं कि स्पर्म नॉर्मली बनेगा, सारे हार्मोन्स नॉर्मली बनेंगे, बस जो स्पर्म है ना वो जा नहीं पाएगा, सीमेन सिक्रीट होगा लेकिन स्पर्म ऊपर नहीं जा पाएगा। वेसेक्टोमी में क्या होता है, सब कुछ नॉर्मल होगा, हार्मोन होगा, पीरियड्स आएंगे, सब कुछ होगा, बट एग जो है वो एम्प्यूला में आके वेट ही नहीं करेगा। अब एक बात बताती हूँ, ये परमानेंट मेथड है यानी कि सर्जिकल मेथड हो गए, तो इसमें ना ब्रेस्ट कैंसर के चांस होते हैं, कैंसर्स के चांस होते हैं अगर अच्छे जगह से नहीं कराया, हार्मोनल इशू हो जाता है, पैची मेंस्ट्रुअल ब्लड आने लग जाता है, तो ये सब दिक्कत परेशानी होती है। फिर तुम लोग ये केमिकल देख लो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देख लो, इसके अंदर भी ये सब दिक्कत होती है। हाँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई होते हैं हॉर्मोन्स में, तो तुम्हारे बॉडी की वाट लग जाती है। तो व्हेनेवर आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड चूज कर रहे हो या किसी को सजेस्ट कर रहे हो, तो मेक श्योर आप कोई गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर रहे हो पहले, क्योंकि तुम्हारे बॉडी के लिए क्या हार्मफुल है यू नेवर नो, यू नीड टू फाइंड आउट, है ना। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ चुका है। एंड जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, जो वन गो में वीडियो देख रहे हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ट्रस्ट मी। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और आपको ये पूरा चैप्टर समझ गया है, एक एक पॉइंट के साथ आपने सारे नोट्स बना लिए हैं, तो मेरे आज की पूरी मेहनत सफल हुई। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको मेरी टीचिंग पसंद आई, तो आप मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना, दिस विल रियली मोटिवेट मी। शेयर करना ये वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, और ये चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और मेक श्योर आप प्रयास शीट जो है वो सॉल्व कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, वन शॉट देख लो, सेकेंड डे पे प्रयास शीट को सॉल्व कर लो, थर्ड डे पे रिविजन करो, फोर्थ डे नया चैप्टर आ जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।